जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम अर्जुना इंडियन करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। हमने 2 पार्ट आपको कंप्लीट करा दिया है। ये बिल्कुल न्यू एडिशन है, जिसमें कि बीते 1 वर्ष की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं का संपूर्ण निचोड़ आपको देखने को मिलेगा। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है, विशेष करके CGPSC, छत्तीसगढ़ मंडी उपनिरीक्षक, परिवहन आरक्षक, MPPSC, व्यापम द्वारा आयोजित जितने भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, हमने 2 पार्ट इसका कंप्लीट करवाया है, प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अर्जुना करंट अफेयर्स का छत्तीसगढ़ स्पेशल का भी हमने महामैराथन, सिर्फ एक वीडियो में 4.5 घंटे की वो महामैराथन है, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। उसकी प्लेलिस्ट सबकी एक साथ बनी हुई है, ठीक है। तो हमने इसका पहले पार्ट में चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित स्थल और सम्मेलन को कंप्लीट कराया था। दूसरे पार्ट में हमने पुरस्कार और भारतीय अर्थव्यवस्था कंप्लीट किया था। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का कुछ पार्ट जो है बजट का रह गया है, ठीक है। तो आज हम तीसरे पार्ट में कुछ बजट का पार्ट करेंगे, यानी कि पेज नंबर 67 से लेकर 107 तक इस एक वीडियो में हम लोग तीसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, थर्ड पार्ट में। तो जिसमें कि हम लोग संविधान व राज्य व्यवस्था के मुद्दे देखेंगे, पर्यावरण, केंद्रीय अभियान व पहल जो है, और खेल, भारतीय खिलाड़ियों का स्वर्णिम प्रदर्शन वर्ष या खेल से संबंधित जितने भी अवार्ड्स हैं वो सबको हम लोग मिलाकर कुल 4 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अब तीसरे पार्ट में 4 टॉपिक को, कुल 4 टॉपिक कंप्लीट होगा इस एक वीडियो में। तो इसके बाद एक आध पार्ट ये जो बचा हुआ है इसको एक पार्ट में हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। इसका PDF भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, PDF का लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो राजकोषीय घाटे से देखते हैं, इससे पहले हमने पूरा करा दिया है, ठीक है। तो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए GDP का 4.8% का लक्ष्य रखा गया था, और 2025-26 के लिए GDP का 4.4% जो है राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया था। वहीं 2023-24 का बात करें तो राजकोषीय घाटे के लिए 5.9% जो है तय किया गया था, लेकिन बाद में बदलकर 2023-24 के लिए 5.8% कर दिया गया था, ठीक है। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। राजकोषीय घाटा जो होता है, किसी वित्तीय वर्ष में जो सरकार द्वारा कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर ये होता है, उसको राजकोषीय घाटा बोला जाता है। मुद्रास्फीति, भारत में महंगाई दर देखिए। खुदरा मुद्रास्फीति की बात करें तो वित्त वर्ष 2024 में 5.4% से घटकर 2025 में 4.9% जो है आपका पूर्व वर्ष की तुलना में जो है कि कमी आई है, देखा जा सकता है यहाँ पर। और यह कमी क्यों आई है दोस्तों, तो अप्रैल से दिसंबर के बीच जो है गैर खाद्य गैर ईंधन मुख्य मुद्रास्फीति जो है में 0.9% की कमी के कारण ऐसा ये कमी आई है। अब बेरोजगारी दर की बात करें, देखिए PLFS की रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर जो है 2023-24 में 3.2% जो है दर्ज की गई है, ठीक है। जबकि 2017-18 के दौरान जो है बेरोजगारी दर 6% दर्ज की गई थी। सामाजिक क्षेत्र और स्वास्थ्य देखा जाए तो 2015 में 29% से बढ़कर 2022 में 48% हो गया है, जिसकी वजह से जेब से होने वाला जो खर्च है वो 62.6 से घटकर क्या हो गया, 39.4 हो गया है। अगर देखा जाए समग्र शिक्षा अभियान और PM पोषण जैसी पहलों के साथ आपका सामाजिक सेवाओं पर व्यय में सालाना जो है वह 15% की वृद्धि हुई है। मतलब वित्त वर्ष 2021 से 25 के दौरान में कितनी, 15% की वृद्धि हुई है इन सब में। अब देखिए ब्राहा क्षेत्र निवेश व्यापार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये दिसंबर 2024 के अंत तक कितना है। विदेशी ऋण का अनुपात क्या है, 19.4% है सितंबर 2024 के अंत से सकल घरेलू उत्पाद के लिए। चालू खाता घाटा क्या है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद के 1.2% दर्ज किया गया है सितंबर 2025 में। अगर हम निर्यात की बात करें तो निर्यात मूल्य जो है 602.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, और कुल निर्यात में वृद्धि हुई है 6% की वृद्धि हुई है अप्रैल से दिसंबर 2024 तक में। सेवा क्षेत्र में निर्यात 11.6% हुआ है अप्रैल से दिसंबर 2024 तक। पेट्रोलियम व रत्न और आभूषणों को छोड़कर सेवाओं एवं माल निर्यात में वृद्धि हुई है, 10.4% की रही है वृद्धि। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा क्षेत्र में वैश्विक निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी 10.2% है। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में जो है भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। आयात के बारे में देखिए तो आयात मूल्य जो है 682.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आयात में वृद्धि कितनी बता रहा है, 6.9% की वृद्धि है। अब देखा जाए धन प्रेषण, FDI 2024-25 देखा जाए तो FDI प्रवाह जो है अप्रैल से नवंबर 2024 में
वर्ष जो है आधार पर 17.9% जो है बढ़ा है। ठीक है, और 2025 की पहली तिमाही में 19.1% हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र जो है एफडीआई अंतर्प्रवाह में सबसे आगे सेवा क्षेत्र में एफडीआई हो रहा है। ठीक है, एफडीआई अंतर्प्रवाह में योगदान देने वाला क्षेत्र देख लीजिए। सेवा क्षेत्र जो कि सर्वाधिक योगदान है वित्तीय सेवा और बीमा का 19.1% है। फिर उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का 14.1% है, और प्रौद्योगिकी एवं ट्रेडिंग के लिए 9.1% है। गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए 7% है। सीमेंट और जिप्सम प्रोडक्ट के लिए 6.1% है। निर्माण के लिए अधोसंरचना गतिविधि के लिए 4.4% है। विद्युत ऊर्जा के लिए 4.3% है। 2024-25 में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हिस्सेदारी किसकी, देख लीजिए। सिंगापुर पहले स्थान पर आता है, 30% की हिस्सेदारी है। सेकंड पर मॉरिशस 17% की हिस्सेदारी के साथ। तीसरे स्थान पर अमेरिका है 11% की हिस्सेदारी के साथ। और भारत में सर्वाधिक एफडीआई करने वाले राज्यों का क्रम देख लीजिए। महाराष्ट्र में पहले नंबर पर है एफडीआई के मामले में 39% की हिस्सेदारी है। दूसरे पर कर्नाटक है 13% की हिस्सेदारी के साथ। तीसरे पर दिल्ली है 12% की हिस्सेदारी के साथ। अब परिवहन के बारे में देख लिया जाए। अप्रैल दिसंबर 2025 में आपका 5,853 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवे का निर्माण हुआ है, और वहीं राजमार्ग की लंबाई को वर्ष 2014 में 91,287 किलोमीटर से बढ़ाकर वर्ष 2024 में कितना 1,46,195 किलोमीटर करने में मदद की है ये। ठीक है, भारतमाला परियोजना क्या है, तो अक्टूबर 2017 में यह परियोजना शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य है आपका 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित करना, इसका लक्ष्य है। 2024 तक लगभग 76% परियोजनाओं यानी कि 26,425 किलोमीटर जो है मंजूरी दी जा चुकी है, और जिनमें आपका 18,926 किलोमीटर का निर्माण हो चुका है। चार धाम महामार्ग परियोजना क्या है, देखिए। वर्ष 2024 तक सभी चार धामों को राजमार्ग के माध्यम से जोड़ने के लिए 825 किलोमीटर में से 620 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली सड़क जो है परियोजना पूरी हो चुकी है। राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर क्या है, एचएससी की लंबाई वर्ष 2014 में 93 किलोमीटर से बढ़कर 2024 में हो गई है 2,474 किलोमीटर हो गई है। रेल परिवहन के बारे में देखें, देखिए रेल नेटवर्क का विस्तार जो है 2031 किलोमीटर यानी कि अप्रैल से नवंबर 2024 तक किया जाएगा। कितना, 2031 किलोमीटर का। और 17 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल देखा जाए, देखिए 31 अक्टूबर 2024 तक 91 टर्मिनल जो है चालू हो चुके हैं, और 234 स्थानों को जो है मंजूरी दी गई है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया 2070 तक। ठीक है, भारतीय रेलवे ने वर्ष 2029 से 30 तक 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, जिसमें अक्टूबर 2024 तक 375 मेगावाट सौर और 103 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जो है स्थापित हो चुकी है। प्रमुख आर्थिक गलियारे की बात करें तो 3 रेलवे गलियारों के तहत 11.17 लाख करोड़ रुपए के मूल्य की 434 परियोजनाओं की पहचान की गई है। अब देखिए मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, दिसंबर 2015 में यह योजना स्वीकृत की गई। जापान के सहयोग द्वारा ये 508 किलोमीटर लंबी परियोजना को संशोधित लागत जो है 1.08 लाख करोड़ रुपए है। समर्पित माल ढुलाई गलियारा देख लीजिए। नवंबर 2024 तक नियोजित 2,843 किलोमीटर डीएफसी नेटवर्क में से 2,741 किलोमीटर मतलब 96.4% जो है प्रारंभ हो चुके हैं। पर्यावरण की बात करें तो 30 नवंबर 2024 तक भारत में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 2,13,701 मेगावाट की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता जो हासिल की गई है, और यह जो क्षमता हासिल की गई कुल विद्युत क्षमता का 46.8% है, और 2030 तक 50% तक ये पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। और देखा जाए वर्ष 2005 से 2023 के मध्य जो है 2.29 बिलियन टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक भी बनाया गया है, जबकि एनडीसी का लक्ष्य जो है 2030 तक क्या है 2.5 से 3 बिलियन टन है। ठीक है, देखिए 2070 तक लक्ष्य रखा गया है, शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया, इसको याद रखिएगा। मैंग्रोव संरक्षण पहल मिस्ट्री जिसको बोलते हैं मिस्ट्री, इस योजना के तहत 30 नवंबर 2024 तक 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिसमें कि राज्य का नाम याद रखिए कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी को मैंग्रोव क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए धनराशि आवंटित की गई है, जो तटीय सुरक्षा के लिए विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के दौरान आवश्यक है। और कैंपा कार्यक्रम के तहत 3,836 हेक्टेयर क्षेत्र में मैंग्रोव को पुनर्स्थापित करना है। इसके अलावा राज्य
कैंपा निधि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा और अन्य पहलों से प्राप्त निधियों का उपयोग जो है 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 22,560.34 हेक्टेयर क्षेत्र में मैंग्रोव का बहाल करने के लिए किया गया है। मैंग्रोव को बहाल किया जाएगा इन क्षेत्र में। इसके अलावा भी भारत के तटीय समुदायों की जलवायु लचीलापन बढ़ाने परियोजना के तहत जो है आपका 3,259.11 हेक्टेयर मैंग्रोव को पुनर्स्थापित किया जाएगा। मिशन लाइफ क्या है? सतत विकास के लिए जीवन शैली को अनुकूल बनाना। देखिए, लाइफ का फुल फॉर्म है आपका लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन संरक्षण और पुनर्चक्रण जैसी पर्यावरण के अनुकूल पहल को प्रोत्साहित करके देश के स्थिरता प्रयासों को बढ़ाना है। यह जो है ग्रीन क्रेडिट नियमों की शुरुआत है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीन क्रेडिट जारी किए गए हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए वृक्षारोपण अभियान का नाम याद रखिएगा, अभियान है आपका एक पेड़ माँ के नाम प्रारंभ हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भारत की सार्वभौमिक जो स्वच्छता पहुंच की खोज के लिए स्वच्छ भारत मिशन SBM भी क्रियाशील है, ठीक है। अब संविधान के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के जो प्रश्न घटनाएं हैं, देखिए, संघ लोक सेवा आयोग UPSC का जो है कि 100 वर्ष शताब्दी वर्ष का आयोजन किया गया। कब? 1 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। और UPSC की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1925 में ली कमीशन 1924 की सिफारिश के आधार पर UPSC की स्थापना की गई थी। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों के तहत UPSC की स्थापना की गई थी। इसका शताब्दी वर्ष में नवीन पहल यानी कि प्रतीक चिन्ह लोगो इसका क्या था, ये देख लीजिए। और ये भी जान लीजिए कि वर्तमान में UPSC के चेयरमैन कौन है इस समय? डॉक्टर अजय कुमार हैं। इन्होंने नया लोगो चिन्ह जारी किया है, ठीक है। तो लोगो चिन्ह में क्या, ये लोगो यहाँ पर बना हुआ है, देख लेते हैं। केंद्र में आपका बीच में सेंटर में राष्ट्रीय प्रतीक है, आप देख सकते हैं, अशोक स्तंभ यहाँ पर बीच में है। और चारों ओर बरगद के पत्तों की माला दर्शाई गई है यहाँ पर, चारों ओर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और नीचे की पट्टी में संघ लोक सेवा अंकित है, ये यहाँ पर अंकित है। यहाँ पर विशेष शताब्दी प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इस अवसर पर सामान्य जो प्रतीक होता है चिन्ह से अलग एक विशेष शताब्दी लोगो जारी किया गया, जिसके तहत तरंग के आकार की डिजाइन दर्शाई गई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और प्रत्येक चिन्ह में, ये प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई संख्या 100 के अंतिम शून्य के ऊपर जो UPSC का प्रतीक शामिल है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो देखिए, शताब्दी वर्ष अवधि जो है 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक, मतलब 1 वर्ष का उत्सव इसके तहत मनाया जाएगा, ठीक है। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पर माई UPSC इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी नाम से पहल की शुरुआत हुई। पहल का नाम याद रखिएगा। इस पहल के तहत जो रिटायर्ड जो सिविल सर्वेंट है वो उनको आमंत्रित करके उनके जो है इंटरव्यूज़ वगैरह के वो अपना अनुभव जो है एक्सपीरियंस को साझा करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। इस पहल के तहत संसद नवीनतम वेतन भत्ते देख लीजिए। 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार द्वारा संसदों यानी कि पूर्व वर्तमान के वेतनमान में वृद्धि की घोषणा हुई है। नया जो वेतन प्रभावी होगा 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी, कुल वृद्धि जो है 24% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और वृद्धि लागत का आधार क्या है? मुद्रास्फीति सूचकांक है। सदस्य जो का मासिक वेतन, ये संसद सदस्य का मासिक वेतन क्या होगा? 1,24,000 रुपये होगा। पहले कितना था? 1 लाख रुपये था, ठीक है। और दैनिक भत्ता मिलेगा 2,500 रुपये, इससे पहले 2,000 रुपये था। और मासिक पेंशन कितना मिलेगा? 31,000 रुपये, इससे पहले 25,000 रुपया था। और इससे पहले सांसदों के वेतन में आपका 2018 में वृद्धि की गई थी, इससे पहले, फिर 2023 में वृद्धि की गई है। ये 24 मार्च 2025 में वृद्धि की गई, लेकिन प्रभावी होगा 1 अप्रैल 2023 से ये वेतन। अब देखिए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के बारे में देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 21 के तहत जो है आपका निर्वाचन आयोग अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अन्य लागू प्रावधानों और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य यानी कि SIR के आदेश दिए गए हैं। भारत में SIR संबंधित कार्य जो है सबसे पहले बिहार में शुरू हुआ है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और SIR के प्रथम चरण के दौरान बिहार से मतदाता सूची वोटर लिस्ट से 68 लाख से अधिक मतदाता का जो है नाम हटाया गया।
एसआईआर की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार देखा जाए तो मतदाता सूची में कई परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि मृत्यु के पश्चात भी सूची में नाम बने रहना, किसी विदेशी नागरिक का नाम गलती से जुड़ जाना, इस वजह से एसआईआर की जरूरत पड़ी। किसी व्यक्ति या महिला का विवाह या फिर रोजगार के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवास यानी कि माइग्रेशन होने से 2 क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम हो गया था। ठीक है, उपरोक्त कारणों से यह एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि कोई भी योग्य व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर ना हो, वह फर्जी व अयोग्य व्यक्ति इस सूची में शामिल ना हो। एसआईआर का जो चरण हुआ था, एसआईआर का द्वितीय चरण का क्रियान्वयन जो है ये 4 नवंबर 2025 को हुआ और इसका आयोजन जो है कुल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होता है, याद रखिएगा। और दूसरे चरण में शामिल राज्य क्षेत्र भी देख लीजिए कौन सा है, पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात और राजस्थान। देखिए छत्तीसगढ़ जो है शामिल था इसमें दूसरी चरण में, याद रखिएगा। ठीक है, एसआईआर के द्वितीय चरण में शामिल था छत्तीसगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। और संघ शासित प्रदेश कौन सा था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये सब था। लोकसभा कार्यवाही 22 भाषाएं शामिल। देखिए 19 अगस्त 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं, ठीक है, उनके द्वारा यह मानसून सत्र के दौरान यह घोषणा की गई है। अब लोकसभा की कार्यवाही में जो जितने सभी 22 राजभाषा को शामिल कर लिया गया है, ये जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध ये 22 भाषाएं हैं। संसदीय कार्यवाही का अनुभाग अब उपलब्ध होगा इसमें, ठीक, अनुवाद जो है, ठीक है, 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा। देखिए इससे पहले 18 भाषा में हो रहा था, मतलब जो संसदीय कार्रवाई जो हो रही थी अंग्रेजी व ये हिंदी और अंग्रेजी के अलावा जो है आपका अतिरिक्त 18 भाषाओं में हो रहा था, जो कि अब 22 भाषाओं में होगा। संविधान दिवस 26 नवंबर 2025 देख लीजिए। संविधान दिवस का आयोजन जो है पुराने संसद भवन के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 भाषाओं में भारतीय संविधान को डिजिटल रूप से अनावरण किया गया, 9 भाषाओं को, जिनमें 9 भाषाएं कौन कौन सी है? मलयालम है, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, कश्मीरी, उड़िया, असमिया, बोडो, नेपाली आदि ये सब शामिल हैं। और दोस्तों इस बार संविधान दिवस के अवसर पर यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व मंडल द्वारा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब देखिए नवीन श्रम संहिता, लेबर कोड, ये जो कोड है ये असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कामगारों के लिए हित के लिए ये कोड को अनिवार्य किया गया है। भारत का नवीन नया श्रम संहिता लागू किया गया कब? 21 नवंबर 2025 को। और नए श्रम संहिता में शामिल जो श्रम कानून कितने शामिल किए गए हैं? 4 कानून को शामिल किया गया है। और इससे पहले 29 जो है श्रम कानून थे, ठीक है, जिनको की संख्या को घटाकर 4 कर दिया गया है, सरल कर दिया गया 4, ठीक है। नए श्रम संहिताओं का नाम जो है 4 देख लीजिए कौन कौन से। ये 4 हैं: वेतन संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य व कार्य शर्त संहिता 2020। ये है 4 श्रम संहिताओं के श्रम संहिताओं से मुख्य सुधार क्या क्या होगा? तो महिला हेतु समान वेतन व्यवस्था होगी, 100% जो है स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी होगी, न्यूनतम वेतन की गारंटी होगी, शासन स्तर पर न्यूनतम समान वेतन दर व्यवस्था होगी। तो ये सब मुख्य सुधार होंगे। देखिए नया जो श्रम संहिता है ये संसद द्वारा 2020 में पारित कर दिया गया था, लेकिन 21 नवंबर 2025 को लागू किया गया। 21 नवंबर 2025 को लागू किया गया, पारित किया गया था 2020 में। भारत की कई श्रम संहिताएं जो है स्वतंत्रता पूर्व से आजादी यानी कि 1930 से 50 के मध्य में बनाई गई थी। राष्ट्रीय खेल नीति NSP 2025 देख लीजिए, ये जुलाई 2025 में इसको जो है खेल नीति को, नई खेल नीति को स्वीकृति प्रदान की गई जुलाई 2025 में। और इससे पूर्व जो है राष्ट्रीय खेल नीति NSP 2001 का स्थान ग्रहण करेगी। ये वाली जो नई वाली नीति है 2001 वाले का स्थान ग्रहण करेगी। देखिए नई जो खेल नीति के 3 स्तंभ जो है निर्धारित है वो देख लीजिए। वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता प्राप्त करना यानी कि 2047 तक विश्व के श्रेष्ठ 5 खेल राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। आर्थिक विकास के लिए खेल यानी कि वैश्विक खेल अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाना। सामाजिक विकास के लिए खेल यानी कि समाज के कमजोर वर्ग समूह की खेल में भागीदारी को बढ़ाना। ये सब 3 जो है स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। नया जो खेल नीति के रणनीतिक रूपरेखा जो है, देखिए शिक्षा के अलावा जो है स्कूल पाठ्यक्रम में खेलों का समावेश करना, शिक्षक व शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। ठीक है। संवैधानिक आयोग देखा जाए 16वां वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिफारिश जो है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए सिफारिश प्रभावी होगी ये 16वें वित्त आयोग की। ठीक है, 5 वर्ष के लिए टोटल। रिपोर्ट जो है ये 30 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई इसकी रिपोर्ट। आयोग की संरचना क्या होगी? अध्यक्ष जो होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया होंगे, सचिव होंगे
शतपिक रंजनम पांडे होंगे इसके सचिव, और पूर्वकालिक जो सदस्य होंगे श्री अजय नारायण झा, ये श्रीमत एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन। अंशकालिक जो सदस्य हैं डॉक्टर सौम्य क्रांति घोष। ये 16वें वित्त आयोग की संरचना है ये आपकी। देखिए 16वें वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट जो है 31 अक्टूबर 2025 से पहले जो सौंपनी थी, लेकिन उसके बाद जो है ये तिथि जो है 30 नवंबर बढ़ा दी गई है, 30 नवंबर 2025 निर्धारित हुई है, ठीक है, रिपोर्ट सौंपने की। इसके अलावा 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में दी गई मुख्य सिफारिशें जो है बजट 2026 में प्रस्तुत होंगी है। देखिए वित्त आयोग की बात करें भारत में तो अनुच्छेद जो संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 280, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से वित्त आयोग का जो है गठन किया जाता है, और भारत में जो प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। देखिए कुछ वित्त आयोग के बारे में देख लीजिए। 14वां जो वित्त आयोग है इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। अध्यक्ष थे आपका डॉक्टर YV रेड्डी थे, और अवधि थी इसकी 2015 से 20 की अवधि थी 14वें वित्त आयोग की। 15वां वित्त आयोग 2017 इसकी स्थापना हुई थी। NK सिंह इसके अध्यक्ष थे 15वें वित्त आयोग के, और 2020 से 21 इसकी अवधि थी 15वें वित्त आयोग की। देखिए 15वां वित्त आयोग की सिफारिश जो है वर्ष 2020-21 से 2025-26 के लिए निर्धारित थी। 23वां विधि आयोग लॉ कमीशन देख लीजिए। इसके अध्यक्ष जो है आपका न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी इसके अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। देखिए नया जो 23वां विधि आयोग है इसका मेन कार्य है समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने के व्यवहारिक उपायों की जांच करना शामिल है। देखिए प्रथम जो पहला विधि आयोग था उसका गठन किया गया था 1955 में MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। राज्यपाल भवन नामकरण देख लीजिए। देखिए नवंबर 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो है पूरे राज्य में जितने भी राज्य हैं पूरे राज्य के राज्यपाल भवन के नाम को जो है आपका चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए सूचना जारी की गई है। देखिए राज्य के राज्यपाल भवन का नया नाम क्या होगा? लोक भवन होगा नया नाम, ठीक है। राज्यपाल भवन का नया नाम क्या होगा? लोक भवन होगा। केंद्र शासित प्रदेश के राजनिवास भवन का नया नाम क्या होगा? लोक निवास होगा। वो केंद्र शासित प्रदेश के राजनिवास भवन का नया नाम क्या होगा? लोक निवास होगा। और वहीं राज्य के राज्यपाल भवन का नया नाम क्या होगा? लोक भवन होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर चर्चित अधिनियम देख लीजिए। ये असम राज्य में बहु विवाह पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। नवंबर 2025 में असम विधानसभा में बहु विवाह निषेध विधेयक जो है पारित किया गया है, और इस विधेयक का जो उपदेश है वो असम राज्य के सभी धर्मों यानी कि 6वीं अनुसूची के क्षेत्र एवं अनुच्छेद 342 के तहत मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजाति को छोड़कर में बहुविवाह मामले को पुनर्निर्धारित करना है। देखिए वर्तमान में जो है यह विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति के लिए आपका सुरक्षित रखा गया, क्योंकि स्वीकृति नहीं मिली है इसको। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 देख लीजिए। यह जो अधिनियम है संयुक्त संसदीय समिति IPC जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में गठित की गई। इसके द्वारा जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हस्ताक्षर करके अधिनियम जो है अधिनियमित कर दिया गया है, ठीक है। नया जो वक्फ संशोधन किया गया उसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए नए विधेयक के अनुसार जो है जमीन पर दावा करने वाले ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी जब तक किसी ने वक्फ की दान में जमीन नहीं दी हो, चाहे उस भूमि पर मस्जिद ही क्यों ना बनी हो, वह वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिला एवं अन्य धर्म के 2 सदस्य को भी शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अंतरिम फैसला देख लीजिए। देखिए 5 मई तक किसी भी वक्फ संपत्ति जिसमें आपका उपयोग के आधार पर वक्फ व यूजर भी शामिल हो को अधिसूचित नहीं किया जाएगा। इस तिथि तक केंद्रीय वक्फ परिषद एवं बोर्डों में नवीन नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। देखिए सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अप्सपा पूर्वोत्तर राज्य का देख लीजिए। देखिए इस अधिनियम को 1958 में संसद द्वारा पारित किया गया था, और इस अधिनियम का उद्देश्य है पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ती हिंसा की सशस्त्र बल की सहायता से रोकना है। देखिए दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर सशस्त्र बल के तहत विशेष शक्तियां अधिनियम अप्सपा को 6 माह के लिए क्या किया गया? बढ़ा गया, जिसमें 5 बढ़ा दिया गया 6 माह के लिए, जिसमें 5 जिलों के 13 पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र शामिल नहीं हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर के नागालैंड व अरुणाचल प्रदेश के चयनित क्षेत्रों में विशेष शक्तियां अधिनियम को 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। अब देखिए विकसित भारत रामजी विधेयक 2025 यानी कि VVG रामजी, इसका फुल फॉर्म हो गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड
आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। देखिए मनरेगा की जगह लेने वाला जी राम जी बिल जो है लोकसभा में पेश कर दिया गया, विपक्ष का विरोध यहाँ पर हुआ है। ठीक है, मनरेगा की जगह यह बिल लाया जा रहा है और यह दिसंबर 2025 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लोकसभा में यह विधेयक जो है प्रस्तुत किया गया है। और इस नए विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार जो है आपका मनरेगा योजना को निरस्त करके ग्रामीण रोजगार के लिए नई जो है आपका कानून का प्रावधान निर्धारित करेगी, कानून के प्रस्ताव को निर्धारित करेगी। देखिए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अंतर्गत जो है आपका ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को जो कि अकुशल शारीरिक श्रम करने में इच्छुक हों उनको जो है रोजगार गारंटी 125 दिन का दिया जाएगा, किया जाएगा, 125 दिन का दिया जाएगा। पहले ये 100 दिन था, उसको बढ़ाकर 125 दिन के बेरोजगारी ये वेतनभोगी रोजगार तक सीमित करने का विधेयक में प्रावधान किया गया है। ठीक है, मनरेगा में 100 दिन, इसमें 125 दिन का किया गया है। और केंद्र व राज्य के मध्य जो है आपका वित्तीय हिस्सेदारी, केंद्र जो है 60% इसमें देगा और राज्य 40% का अनुपात निर्धारित किया गया है इसमें। वहीं आपका पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए जो हिस्सेदारी होगी 90% केंद्र देगा और 10% राज्य देगा यहाँ पर पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्रों के लिए। और जब तक नई दरें जारी नहीं की जाती तब तक जो महात्मा गांधी नरेगा के तहत जो मौजूदा जो मजदूरी दरें हैं वो लागू रहेंगी। इसके अलावा यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता तो निर्धारित दरों पर बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान भी किया गया है, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा ये किया जाएगा भुगतान। अब मनरेगा के बारे में आप लोग थोड़ा देख लीजिए। तो इसका शुरुआत जो है 2005 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम है मनरेगा जो है, और ये 100 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करता है आपका ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को। ठीक है, अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 देख लीजिए। कुल 243 सीट के लिए चुनाव हुआ था। चुनाव 2 चरणों में हुआ था। चुनाव का परिणाम जो है 14 नवंबर को आया था रिजल्ट। पहला चरण जो है 6 नवंबर को हुआ था 121 सीट के लिए, और दूसरा चरण 11 नवंबर को हुआ था 122 सीट के लिए हुआ था। और वहीं किस राजनीतिक दल ने कितनी सीटें जीती, तो बीजेपी ने 89 सीटें जीती, जेडीयू नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो 85 सीटें जीती, आरजेडी तेजस्वी यादव की जो पार्टी है वो 25 सीटें जीती, एलजेपी चिराग पासवान का जो पार्टी 19 सीटें जीती थी। और गठबंधन जो है आपका एनडीए गठबंधन के अंतर्गत जो बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी है वो 202 जीती गई सीट थी, 202 टोटल थी इनकी एनडीए की। और एमजीबी का जिसमें कि गठबंधन इसका है आरजेडी, सीपीआई और कांग्रेस, इसने कुल 35 सीटें जीती थी। चुनाव परिणाम में बहुमत के आधार पर नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री चुने गए, 10वीं बार। ठीक है, और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान का जो आपका प्रतिशत था 67.13% रहा, जो 1951 के बाद सबसे अधिक है। ठीक है, इसके अलावा इस चुनाव में आपका प्रशांत किशोर द्वारा गठित जो है जन स्वराज पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जीत नहीं पाया। देखिए सबसे पहले बिहार में SIR शुरू हुआ था, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। ठीक है, भारत में ई वोटिंग थोड़ा देख लेते हैं। बिहार जो है देश का पहला राज्य जहां पर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ई वोटिंग कराई गई। मतलब 28 जून 2025 को बिहार राज्य के 26 जिलों की 42 नगर पालिका के लिए हुए मतदान में ई वोटिंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बिहार पहला राज्य बन गया है ई वोटिंग का प्रयोग करने वाला। इसके अलावा इस ई वोटिंग की प्रक्रिया से बिहार की विभा कुमारी जो है ई वोटिंग करने वाली भारत की पहली मतदाता बनी है, ये ई वोटिंग करने वाली। अब देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट की सलाह देख लीजिए। अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से 14 बिंदुओं पर मांगी गई सलाह। देखिए कितने बिंदु अगर पूछेगा तो 14 बिंदुओं पर सलाह मांगी गई थी। ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर हम लोग सिर्फ उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति ने 13 मई 2025 को संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत जो है 14 प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 20 नवंबर 2025 में अपने जवाब जो है प्रस्तुत किए गए थे, 20 नवंबर को। अब देखिए सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर, तो देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर जो है, कॉरिडोर का क्षेत्रफल होगा 17,000 किलोमीटर संभावित है इसका क्षेत्रफल। कॉरिडोर का विस्तार जो है कहाँ कहाँ होगा, किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मतलब कुल 17 जिलों का वन क्षेत्र शामिल होगा इसमें। ठीक है, और शामिल संरक्षण क्षेत्र कौन कौन होंगे, पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान व गांधी सागर अभयारण्य जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में, और कैला देवी सेंचुरी जो कि राजस्थान में स्थित है। ये सब संरक्षण क्षेत्र जो है शामिल होंगे इसमें। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है NTCA द्वारा जारी 2023-24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में चीता संरक्षण हेतु सुझाव प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट में चीता प्रोजेक्ट हेतु अगले
25 वर्षों की योजना को स्पष्ट किया गया है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में चीता के तीसरा घर के रूप में चीता का जो है तीसरा घर के रूप में नौरादही अभ्यारण्य जो कि वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है। ठीक है, कब की गई है? 30 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। इससे पहले जो दो और है, मध्य प्रदेश में स्थित खूनो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पहला था, और गांधी सागर अभ्यारण्य जो कि दूसरा था, और इसके बाद तीसरा कौन है आपका? नौरादही अभ्यारण्य जो कि वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को बोलते हैं। इसके अलावा नोट देख लीजिए, केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि दिसंबर 2025 में अफ्रीकी देश बोत्सवाना से 8 चीता जो है 8 चीता कितना 8 चीता मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में लाए जाएंगे। भारत में जन्मी चीता मुखी बनी 5 शावकों की मां। देखिए, ये जो मादा चीता मुखी है ये कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में पड़ता है, इन्होंने आपका 5 शावकों को जन्म दिया है इसने। और ये जो 5 शावक जो हैं भारत में चीता परियोजना के अंतर्गत जन्म लेने वाले चीतों की तीसरी पीढ़ी वाले कहे जा सकते हैं। अब कुन्हों में जो है 21 शावकों सहित 29 चीते हो गए हैं, जबकि 3 चीते जो हैं आपका मंदसौर जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य में हैं। ऐसे में चीतों की संख्या बढ़कर कितनी 32 हो गई है। इसके अलावा नमीबिया अफ्रीका से 17 सितंबर 2022 को लाई गई मादा चीता ज्वाला ने 29 मार्च 2023 को 4 शावकों को जन्म दिया था। इनमें से 3 शावकों की मौत हो गई और एक शावक जो है मुखी बची थी। ठीक है, यही मुखी शावक थी जिसने कि 5 शावकों को अभी जन्म दिया। अब देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG, ठीक है, इस मिशन को दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कर छूट यानी कि टैक्स फ्री का दर्जा दिया है। नमामि गंगे कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन करने वाले स्वच्छ गंगा मिशन अब जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो गठित एक प्राधिकरण है ये। अब देख लीजिए, नए जो रामसर स्थल आर्द्रभूमि बने उनको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिसंबर 2025 तक भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी? 96 है, 96 है। ठीक है, नए जो रामसर साइट है उनको देख लीजिए कौन कौन से हैं। खीचन फलौदी जो कि राजस्थान में स्थित है, मेनार उदयपुर में जो कि राजस्थान में स्थित है ये, गोगीबील झील ये बिहार में स्थित है, सिलीसेड़ झील ये 95वें क्रम का ये रामसर स्थल बना है जो कि राजस्थान में 95 क्रम का ये है। ठीक है, सिलीसेड़ झील जो है, और कोपरा जलाशय ये अभी सबसे नया 96वां क्रम का ये बना है रामसर स्थल जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, कोपरा जलाशय, ठीक है, सबसे नया यही है जो बिलासपुर में स्थित है, नया रामसर स्थल सबसे यही है। कोपरा जलाशय के बारे में कुछ देख लीजिए, बिलासपुर में जो कि है 96वें क्रम का कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का प्रथम जलाशय है जो रामसर स्थल में घोषित किया गया, रामसर स्थल में सूचीकृत किया गया। छत्तीसगढ़ का पहला जलाशय ये बना है जिसको कि रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अब देख लीजिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखिए, प्राकृतिक संरक्षण की वैश्विक संस्थान है एक आपका IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन द्वारा अपनी नई जो वैश्विक समीक्षा जो में प्रकाशित जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा दर्जा यानी कि गुड स्टेटस प्रदान किया गया है। कंचनजंगा को याद रखिएगा। और यह दर्जा पाने वाला जो है ये पहला जो है एकमात्र भारतीय स्थल है ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है। ठीक है, देखिए, गजमित्र परियोजना इसका शुभारंभ असम में हुआ था। उद्देश्य है हाथी मानव संघर्ष को रोकना, और यह योजना जो है असम राज्य के 8 जिलों में लागू की जाएगी। ठीक है, और इस योजना के तहत हाथियों को पसंदीदा फसल बांस व नेपियर घास को उगाया जाएगा जिससे हाथी जो है गांव में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब देखिए, ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य ये जो संरक्षित क्षेत्र है ये धनुषकोडी रामनाथपुरम में है। ये क्षेत्रफल इसका है 524.7 हेक्टेयर में। तमिलनाडु शासन द्वारा अधिसूचित यह संरक्षित क्षेत्र जो है मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का ये भाग है। ठीक है, इस क्षेत्र में पक्षी विशेष में फ्लेमिंगो, सेडपाइपर व एग्रेट पाए जाते हैं। अब देख लीजिए, भारत का प्रथम तितली अभ्यारण्य बटरफ्लाई सेंचुरी, तो ये कन्नूर केरल में स्थित है। ये इसका नामकरण जो है आपका अनरालम तितली अभ्यारण्य इसका नाम। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 55 किलोमीटर स्क्वायर में है। देखिए, जून 2025 में केरल वन्यजीव बोर्ड द्वारा राज्य के अरालम अभ्यारण्य का जो नाम बदलकर आपका अरालम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। ठीक है, यह भारत का प्रथम वन क्षेत्र है जो पूर्णतः तितलियों के लिए पूरी तरीके से ये संरक्षित किया गया है। ठीक है,
भारत का पहला ये तितली अभ्यारण्य। अरलम अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1984 में हुई थी। शीत मरुस्थल बायोस्फीयर, इसकी अवस्थिति कहाँ है? लाहौल स्पीति जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये। और 27 सितंबर 2025 को मानव व जीवमंडल अंतर्राष्ट्रीय परिषद के 37वां सत्र में इसकी घोषणा की गई है। इसी घोषणा के साथ भारत में अब यूनेस्को के विश्व जीवमंडल नेटवर्क रिजर्व में 13 बायोस्फीयर संरक्षण जो है आपका स्थल सूचीकृत हो गए हैं यूनेस्को में। ठीक है, भारत का प्रथम वन्यजीव ओवरपास कॉरिडोर, ये भारत का पहला वन्यजीव ओवरपास कॉरिडोर जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के 12 किलोमीटर भाग पर भारत का पहला वन्यजीव ओवरपास कॉरिडोर जो है विकसित किया गया है। यह जो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरता है और यह कॉरिडोर वन्यजीवों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया जिससे वह मानव यातायात के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से घूम सकें। भारत के नवीनतम टाइगर रिजर्व 2024-25 में देख लीजिए तो अगस्त 2025 की स्थिति में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा सूचीकृत कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 58 है, 58। भारत के नए टाइगर रिजर्व देख लीजिए कौन कौन से हैं। वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि सागर दमोह नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। माघो नेशनल पार्क कहाँ है? शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ है? रायसेन सीहोर जिला मध्य प्रदेश में है। ये सब नए टाइगर रिजर्व जो हैं 2024-25 में घोषित किए गए हैं। वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन देख लीजिए, ये 62वां सम्मेलन है इसका आयोजन हुआ था जून 2025 में। कहाँ हुआ था? वान, जर्मनी के वान में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों इस सम्मेलन को औपचारिक रूप से सहायक निकाय यानी कि सब्सिडरी बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन का सत्र भी कहा जाता है। यह कॉप के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण जलवायु मंच माना जाता है। वान जो है, वान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन वार्षिक सम्मेलन यानी कि COP30, इसका आयोजन हुआ था 10 से 21 नवंबर 2025 के बीच में। कहाँ हुआ था? ये आपका बेलेम अमेजन क्षेत्र में ब्राजील में हुआ था। ठीक है, UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस संधि के तहत जो है प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन होता है जिसे COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। COP सम्मेलन में 190 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं। देखिए बाकू टू बेलेम रोड मैप देख लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है। ये COP30 जो सम्मेलन हुआ था नवंबर 2025 में, उस सम्मेलन में इस रोड मैप को जो है प्रस्तुत किया गया। और यह जो जलवायु लक्ष्य है विश्व का उसको पूरा करने के लिए एक तरह से वित्तीय मार्ग है जो यह सुनिश्चित करता है कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर राशि जो है प्रतिवर्ष को जुटाना कोई विकल्प नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आवश्यकता है ये। और इस रोड मैप का उद्देश्य है 2035 तक विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आपका प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाना। और इस रोड मैप का जो उत्पत्ति हुआ था पिछले ही जो आपका 2024 में आयोजित हुआ था COP29 का वार्षिक सम्मेलन जो बाकू अजरबैजान में हुआ था, उसमें COP30 ब्राजील के मध्य यह संयुक्त प्रयास है ये। ठीक है, मतलब COP29 का जो सम्मेलन था उसी में ही इसकी रूपरेखा, इस रोड मैप की रूपरेखा जो है बन चुकी थी। मतलब 29 का सम्मेलन बाकू अजरबैजान में हुआ था और 30 वाला कहाँ हुआ है दोस्तों? 30 वाला हुआ है बेलेम अमेजन क्षेत्र ब्राजील में। ठीक है, साइट्स 20 शिखर सम्मेलन देख लीजिए, इसका आयोजन दिसंबर 2025 में हुआ है। कहाँ हुआ है? आपका समरकंद, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। इस सम्मेलन में 175 से अधिक देशों ने भाग लिया। साइट्स के COP20 सम्मेलन में कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, देखिए साइट्स का फुल फॉर्म जान लीजिए यहाँ पर, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्योना एंड फ्लोरा। ठीक है, इसका फुल ये जो है वन्यजीव और वनस्पतियों के जो लुप्त हो रहे हैं उनके प्रजातियों की सुरक्षा के लिए ये साइट्स अभी समय को जुलाई 1975 में लागू किया गया था। इस प्रकार जुलाई 2025 में साइट्स अभी समय की ये 50वीं वर्षगांठ पूरी हुई है। ठीक है, पहलगाम आतंकी हमले के पश्चात भारत का जवाब देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया दोस्तों, ये जो अभियान है पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन है ये आपका। ठीक है, ये संचालन इस ऑपरेशन का 6 से 7 मई 2025 की मध्य रात्रि को हुआ था। संचालन का केंद्र था पाक अधिकृत कश्मीर POK पाकिस्तान में संचालन किया गया इस ऑपरेशन। देखिए ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य था भारत में प्रायोजित आतंकवाद हेतु उत्तरदायी
चरम आतंकी संगठन के प्रशिक्षण केंद्र व मुख्यालय को नष्ट करना था, समाप्त करना था। इस वार्ता के मुख्य प्रतिनिधि कौन थे? विक्रम मिस्री जो कि विदेश सचिव हैं, सोफिया कुरैशी जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल हैं भारतीय सेना की, और व्योमिका सिंह जो कि विंग कमांडर है भारतीय वायुसेना की। ये मुख्य प्रतिनिधि थी इस ऑपरेशन की। आतंक के 9 ठिकाने जो है ध्वस्त किए गए हैं। ठीक है, कितने? 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित 4 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। कौन कौन सा ये 4 था? तो मरकज सुमान अल्लाह, ये आपका वहावलपुर में था, ये जैश ए मोहम्मद का ये था। मरकज तैयबा, ये शेखपुरा मुरीद के क्षेत्र में था, ये लश्कर तैयबा का था। ये सरजाल तेहराकला, ये सियालकोट में था, ये जैश ए मोहम्मद का था। ये महमूना जोया, ये सियालकोट में था, ये हिजबुल मुजाहिदीन का था ये केंद्र। और वहीं पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के 5 आतंकी ठिकाने जो है नष्ट हुए थे। कौन कौन से थे ये 5 आतंकी ठिकाने? देख लीजिए। मरकज अहले हदीस, ये बरनाला क्षेत्र में था, लश्कर तैयबा का था। ये मरकज अब्बास, ये कोटली में था, जैश ए मोहम्मद का। मस्कर सहील शाहिद, ये कोटली में था, ये हिजबुल मुजाहिदीन का। शवाई नाला कैंप, ये मुजफ्फराबाद में था, लश्कर तैयबा का था। सैयदाना बिलाल कैंप, ये मुजफ्फराबाद में था, जैश ए मोहम्मद का था कैंप। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो एयर स्ट्राइक किया गया, इसका सबसे विशेष बात यह थी कि भारत ने इस बार पाकिस्तान की सीमा के 100 किलोमीटर अंदर जो है पंजाब प्रांत तक स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। ऑपरेशन महादेव क्या है ये आपका? ये जो ऑपरेशन महादेव है, पहलगाम आतंकी हमला करने वाले 3 आतंकियों को सुलेमान उर्फ ये आसिफ, हमजा अफगानी एवं जीवरान को भारतीय सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत मार गिराया। इसके अलावा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के लिए आपका प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करता, देख लीजिए कैसे कैसे हुआ था। प्रतिनिधि इन्होंने किया था। कुल 59 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल बनाया गया था जिसके लिए, जिसमें कि 51 संसद थे प्लस 8 जो है राजदूत थे इसमें। इन्हें 7 वर्गों में विभाजित करके प्रत्येक वर्ग में एक सदस्य को मुख्य नेता लीडर बनाया गया था। 7 प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले संसद सदस्य का नाम कौन था? सुप्रिया सुले जो कि एनसीपी एसपी के सांसद है। शशि थरूर जो कि कांग्रेस से संबंध है। कनीम मोची जो है डीएमके के हैं। श्रीकांत शिंदे जो कि शिवसेना से संबंध है इनका। संजय कुमार झा के जो कि जेडीयू के हैं। और रविशंकर प्रसाद व बैजवंत पांडा जो कि भाजपा के हैं। भारत सरकार के राहत अभियान देख लीजिए, ऑपरेशन ब्राहा, तो इसका संचालन मार्च 2025 में इस ऑपरेशन का संचालन किया गया। ये म्यांमार से संबंधित ये ऑपरेशन है। म्यांमार में विनाशकारी भूकंप के पश्चात भारत सरकार का मानव सहायता व आपदा राहत अभियान है ये। ठीक है, देखिए म्यांमार में जो भूकंप आया था उसके लिए ये भारत सरकार ने अपना ऑपरेशन ये चलाया था, ऑपरेशन ब्राहा। ठीक है, और म्यांमार में कहाँ पर भूकंप आया था? सगाइंग शहर में के संलग्न क्षेत्र में 7.7 व 6.4 की तीव्रता का भूकंप आया था। इस आपदा से पड़ोसी देश थाईलैंड भी प्रभावित हुआ था इससे। ऑपरेशन सिंधु देख लीजिए, तो इसका संचालन जून 2025 में हुआ था। उद्देश्य था ईरान से भारतीय छात्रों को सकुशल लाना। देखिए, इजराइल द्वारा जो है 13 जून 2025 का ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े स्थल पर जो हमला किया गया था, उसके तहत वहाँ जो भारतीय थे उनको बचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनको जो है वायुमार्ग से भारत लाया गया। ठीक है, और भी भारत के जो इम्पोर्टेंट जो राहत अभियान है उनको देख लीजिए। तो ऑपरेशन वनीला, ये 2020 में ऑपरेशन चलाया गया था। ये ऑपरेशन जो है मेडागास्कर जो कि अफ्रीका में पड़ता है, मेडागास्कर डायनेज चक्रवात के पश्चात जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सहायता के लिए ऑपरेशन चलाया गया। तो ऑपरेशन संजीवनी जो है 2020 में चलाया गया। ये मालदीव में कोविड-19 महामारी के दौरान अनिवार्य दवाइयों व चिकित्सा सहायता के लिए ऑपरेशन को चलाया गया था, ऑपरेशन संजीवनी को। ऑपरेशन सद्भावना जो है 2024 में चलाया गया। ये जो है वियतनाम व लाओस में टाइफून चक्रवात से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए ये ऑपरेशन सद्भावना को चलाया गया था। ऑपरेशन सागर बंधु जो है ये ऑपरेशन 28 नवंबर 2025 को चलाया गया। चक्रवाती तूफान दितवाह से प्रभावित श्रीलंका के लिए भारत का राहत अभियान था ये। और इस अभियान का संचालन जो है भारतीय सेना व राष्ट्रीय आपदा NDRF द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। और इस राहत अभियान में भारतीय नौसेना के INS विक्रांत व उदयगिरी पोत व मालवाहक हरक्यूलिस विमान C-130 एवं एयरक्राफ्ट
IL-76 की सहायता से श्रीलंका में राहत सामग्री और बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता की गई। ऑपरेशन शिवा देखिए, इसका संचालन भारतीय सेना द्वारा किया गया। उद्देश्य था अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करना। ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो उसके मद्देनजर देखते हुए यह ऑपरेशन चलाया गया था। और अमरनाथ यात्रा जो है जुलाई से अगस्त 2025 के बीच की गई। अन्य चर्चित पहल व अभियान देख लीजिए। कैच द रेन का छठा संस्करण जो है, इसका शुभारंभ 22 मार्च 2025 को हुआ था। कहाँ? हरियाणा के पंचकुला से। मंत्रालय जो है जल शक्ति मंत्रालय व पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा किया गया। और थीम क्या थी? थीम देख लीजिए, जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर। ये इसकी थीम थी। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो छठा संस्करण के अंतर्गत जो है प्रारंभ हुई कार्य योजना का विवरण देख लीजिए। जल जंगल जन, एक प्राकृतिक वंदन अभियान शुरू किया गया। जल संसाधन एटलस 2025 शुरू किया गया। एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2025 से 27 शुरू किया गया। केनाल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया। बेहतर कार्य प्रणाली GSA-CTR जो है ये शुरू किया गया ये अभियान। ठीक है। तलाश देख लीजिए। तलाश क्या है? इसका फुल फॉर्म है आपका ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब। तो इसका शुभारंभ जुलाई 2025 में हुआ था। और इसका उद्देश्य है आपका भारत में आदिवासी छात्रों की शिक्षा व व्यक्तिगत विकास में सुधार करना। और यह कार्यक्रम जो है नेस्ट द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के साथ साझेदारी के साथ यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। भारत जिन क्या है, ये आपका एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य है भारतीय भाषाओं के लिए प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल का निर्माण करना। देखिए, भारत जैन शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। कब? जून 2025 में किया गया था। ठीक है। इस मिशन के अंतर्गत IIT बॉम्बे द्वारा स्वदेशी AI का निर्माण किया जाएगा। किसके द्वारा? IIT बॉम्बे के द्वारा। माता क्या है? माता अभियान, इसका समापन जो है 12 जुलाई 2025 को हुआ है। कहाँ हुआ? चेन्नई तट पर हुआ है। और यह जो अभियान है भारतीय तटरक्षक बल व जापान के मध्य समुद्री सैन्य अध्यक्ष माता यानी जापानी अर्थ इसका होता है हम फिर मिलेंगे के साथ समाप्त हुआ है यह अभियान। ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान, तो इसका शुभारंभ हुआ था 5 जून 2025 को। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ावा देना। और यह जो दूसरा संस्करण हुआ है उस अभियान का लक्ष्य है 10 करोड़ पौधारोपण करना, पौधे लगाना। ठीक है। यह अभियान मिशन लाइफ के तहत संचालित किया जा रहा है, मिशन लाइफ के तहत। ठीक है। नाव्या पहल क्या है दोस्तों? इसका शुभारंभ 24 जून 2025 को हुआ था, इस पहल का शुभारंभ। और इसका जो क्रियान्वयन है महिला व बाल विकास मंत्रालय व कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। और नव्या जो है एक पायलट परियोजना है जो किशोरी बालिकाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है 16 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है क्लास 10 होनी चाहिए, को अपरंपरागत क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। अब देखिए टोक्यो डेफलिम्पिक 2025 के बारे में। इसका आयोजन हुआ था 15 से 26 नवंबर 2025 के बीच में। कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था आयोजन। ये शुभंकर इसका था यूरिटो, इसका शुभंकर था यूरिटो। ठीक है। पदक तालिका में स्थान देखा जाए तो पहले स्थान पर यूक्रेन मिला था, पहला स्थान यूक्रेन को मिला, दूसरा स्थान USA को, तीसरा स्थान जापान को, और भारत जो है छठे स्थान पर भारत था। ठीक है। छठवां स्थान मिला था। भारतीय प्रदर्शन जो था, कुल भारत ने 20 पदक जीते थे जिसमें कि 9 गोल्ड था, 7 सिल्वर था और 4 ब्रोंज था। ठीक है। भारतीय ध्वजवाहक कौन थे आपका? जर्लिन जयराजगन जो कि आपका बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और भारत का डेफलिम्पिक्स मुक्केबाजी में अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन है भारत का। ठीक है। और इसमें 73 भारतीय एथलीटों ने 11 विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लिया था। भारत को प्राप्त पदकों में सर्वाधिक जो है 16 पदक जो है निशानेबाजी में मिले थे, जिसमें कि गोल्ड 7 था, सिल्वर 6 था और ब्रोंज था, बाकी 3 ब्रोंज मिला था। ठीक है। भारतीय एथलीट द्वारा ये हासिल किया गया था। देखिए, वर्ष 2025 में 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स आयोजन जो है वैश्विक स्तर पर डेफलिम्पिक्स की 100वीं वर्षगांठ के रूप में आयोजित हुआ था। विश्व में प्रथम डेफलिम्पिक्स जो है आपका 1924 को पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था, 1924 में। ठीक है। अब देखिए भारत के स्वर्ण पदक विजेता देख लीजिए। भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीता था। कौन कौन जीते थे? सुमित दहिया जो कि पुरुष 97 किलोग्राम कुश्ती में जीते थे। ये दीक्षा डागर ने भी जीता था स्वर्ण पदक महिला में, जो कि गोल्फ के लिए जीता था। और 7 जो है आपका स्वर्ण पदक निशानेबाजी में मिला था। ठीक है।
7 स्वर्ण पदक निशानेबाजी में। कौन किनको किनको मिला था? धनुष श्रीकांत को पुरुष वर्ग में मिला था 10 मीटर एयर राइफल में मिला था। और महित संधू को मिला था महिला में 10 मीटर राइफल के लिए मिला था। प्रांजलि धूमल को मिला था महिला के लिए 25 मीटर शूटिंग के लिए। अभिनव देशवाल और प्रांजलि प्रशांत धूमल को मिश्रित टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए मिला था। धनुष श्रीकांत और महित संधू को मिश्रित टीम 10 मीटर एयर राइफल के लिए मिला था। और अनुया प्रसाद को मिला था महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए। अभिनव देशवाल को मिला था पुरुष 25 मीटर पिस्टल के लिए। ठीक है। निशानेबाजी स्पर्धा में भारतीय एथलीट आपका महित संधू ने कुल 4 पदक, जिसमें कि 2 गोल्ड था 2 सिल्वर हासिल करके टोक्यो डेफलिपिक्स में सबसे आपका सफल निशानेबाज रही थी। ये आपका महित संधू जो थी। देखिए स्क्वैश वर्ल्ड 2025 देखा जाए तो इसका फॉर्मेट था मिक्स्ड टीम वर्ल्ड कप हुआ था ये। ठीक है। आयोजन हुआ था 9 से 14 दिसंबर 2025 के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टार्ट स्टेडियम चेन्नई भारत में हुआ था। और इसमें भारत ने फाइनल मैच में हांगकांग को 3-0 से पराजित किया था। और पहली बार भारतीय टीम ने स्क्वैश में अपना प्रथम विश्व कप हासिल किया है। ठीक है। और 2023 के स्क्वैश वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने कांस्य पदक हासिल किया था 2023 वाले में। और भारत ने लगातार 3 बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी का अवसर मिला है भारत को। स्क्वैश वर्ल्ड कप में भारत के चर्चित खिलाड़ी कौन है वो देख लीजिए। जोशना चिनप्पा, अनाहत सिंह, अभय सिंह, वेलवन सेंथिल कुमार, ये सब थे चर्चित खिलाड़ी। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 देख लीजिए। आईसीसी 13th वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025। तो इसका आयोजन हुआ था 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 के बीच में इसका आयोजन हुआ था। और आयोजन मेजबान कौन सा देश था? भारत और श्रीलंका में आयोजन हुआ था। संयुक्त मेजबानी की थी भारत और श्रीलंका ने। और फाइनल मैच का आयोजन हुआ था DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में। और कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। विजेता भारत जो है विजेता हुआ था इसमें। भारतीय कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत कौर थी इसमें भारतीय कप्तान। ठीक है। और भारत महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर अपना प्रथम विश्व कप हासिल किया। ठीक है। इससे पहले वर्ष 2017 में महिला विश्व कप में भारतीय टीम जो है फाइनल में इंग्लैंड टीम से हारने के कारण विश्व कप हासिल नहीं कर पाई थी। उद्घाटन मैच का आयोजन जो है गुवाहाटी असम में हुआ था। और आधिकारिक गान क्या था? तो ब्रिंग इट होम ये गान था। भारतीय टीम कोच थे अमोल मजूमदार। महिला विश्व कप सम्मान जो मिला था प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल मैच में आपका शेफाली वर्मा को मिला है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है दीप्ति शर्मा को। इन्होंने 9 मैच में 22 विकेट एवं फाइनल में आपका 58 रन बनाया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है दीप्ति शर्मा को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जो है दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी लोरा बोलवार्ड ने बनाया था, सबसे अधिक रन। और सबसे ज़्यादा विकेट लिया था इस टूर्नामेंट में आपका भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने सबसे ज़्यादा विकेट लिया था। आईसीसी द्वारा विजेता टीम को 4.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 39.77 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की गई। बीसीसीआई ने विजेता भारतीय महिला टीम को 51 करोड़ रुपए आपका नगद पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा आगामी महिला वनडे विश्व कप जो है 2029 में महिला टीम की संख्या को 8 से बढ़ाकर 10 करने के प्रस्ताव पर सहमति दर्ज की गई है। 2029 में जो होगा महिला वनडे विश्व कप। देखिए, महिला विश्व कप भारत में महिला क्रिकेटर का सफर देखा जाए तो महिला विश्व कप क्रिकेट का शुभारंभ भारत में हुआ था 1973 में हुआ था। ठीक है, भारतीय महिला टीम ने सबसे पहले हिस्सा लिया था 1978 में। कप्तान थे डायना एडलजी कप्तान थी। और सर्वाधिक बार विश्व कप विजेता देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। महिला विश्व कप सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। वर्ष 2022 महिला विश्व कप विजेता भी ऑस्ट्रेलिया था। 1973 में दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट एसोसिएशन बनाया गया। 1976 में भारतीय महिला टीम ने टेस्ट सीरीज आपका खेली थी। 1978 में पहली बार महिला विश्व कप में शामिल हुई थी। 1997 में पहली बार सेमीफाइनल में शामिल हुई थी। 1997 में फर्स्ट T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड। भारत की बेटियों ने रचा इतिहास, जीता पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप। इसका आयोजन हुआ था 11 से 23 नवंबर 2025 के बीच में। कहाँ हुआ था आयोजन? भारत और श्रीलंका ने मेजबानी की थी इसकी। कुल भागीदार टीम 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। कुल विजेता भारत रही थी इसमें। भारतीय टीम के कप्तान दीपिका TC थी। और प्लेयर ऑफ द मैच जो है फाइनल में
फुला सरेन जो कि उड़ीसा के, इनको मिला था यह खिताब। फाइनल मैच का आयोजन जो है आपका पी सारा ओवल मैदान कोलंबो श्रीलंका में किया गया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल मैच में जो कि नेपाल को 7 विकेट से हरा करके यह खिताब हासिल किया था। आईसीसी U19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप मलेशिया 2025 देखिए, इसका आयोजन हुआ था। इसका आयोजन 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 के बीच में हुआ था। मेजबानी की थी मलेशिया ने। कुल आपका 16 टीमों ने हिस्सा लिया था और विजेता कौन बना था? भारत बना था। भारतीय कप्तान निक्की प्रसाद थी इसमें, ठीक है। और फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया था, ठीक है। और इस विश्व कप में भारत की स्टार प्लेयर गोंगाडी त्रिशा को फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का सम्मान प्रदान किया गया था इनको। आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप का यह दूसरा खिताब भारत ने हासिल किया। इससे पहले 2023 का विश्व कप जो है भारतीय टीम ने अपने नाम किया था। 2023 में भी भारत नहीं जीता था। अब देखिए थर्ड महिला प्रीमियर लीग WPL 2025, तो इसका आयोजन हुआ था 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 के बीच में। ये तीसरा संस्करण था। इसका प्रायोजक जो है टाटा था और प्रतिभागी टीम 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मैच जो है आयोजन हुआ था ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में, ठीक है। विजेता कौन बनी थी? मुंबई इंडियन जो है जीती थी, इसमें विजेता रही थी। यह BCCI द्वारा आयोजित महिला फ्रेंचाइजी T20 क्रिकेट लीग है। तीसरा संस्करण में के फाइनल मैच में मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हरा करके दूसरी बार खिताब हासिल किया था, मुंबई इंडियन ने, ठीक है। अब WPL अवार्ड 2025 देखिए। प्लेयर ऑफ द मैच जो है फाइनल हरमनप्रीत कौर है जो कि मुंबई इंडियन टीम की कप्तान थी। ऑरेंज कैप जो कि सर्वाधिक रन बनाने वाले को दिया जाता है, ये ये साइबर ब्रंट को दिया गया जो कि मुंबई इंडियन की हैं। वैल्यूएबल प्लेयर मूल्यवान खिलाड़ी का खिताब जो है आपका नेटली साइबर ब्रंट को दिया गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है नेटली साइबर ब्रंट ही बनी है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जो है आपका अमनजीत कौर बनी है, मुंबई इंडियन की है ये। पर्पल कैप जो कि सर्वाधिक विकेट लेते हैं उनको दिया जाता है ये। अमेलिया केर एवं हैली मैथ्यूज को दिया गया जो कि मुंबई इंडियन से संबंध है इनका। IPL 2025 देख लीजिए, ये संस्करण 18वां संस्करण है। ये इसका आयोजन हुआ था 22 मार्च से 3 जून 2025 के बीच में। फाइनल कहाँ हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। कुल 10 टीम ने हिस्सा लिया था। विजेता बनी थी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB, ठीक है। उप विजेता पंजाब किंग रही थी। RBKS जो है उप विजेता रही थी, ठीक है। और IPL का अपना पहला टाइटल इस वर्ष आपका रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने हासिल किया है। और IPL अवार्ड देख लीजिए। ऑरेंज कैप जो सर्वाधिक रन बनाते हैं उनको ये मिला है। ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को मिला है जो कि गुजरात टाइटन से संबंधित का है। पर्पल कैप मिला है सर्वाधिक विकेट लेने वाले को प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है, गुजरात टाइटन्स के हैं ये। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल जो मिला है कुणाल पांड्या को मिला है, RCB से हैं। इमर्जिंग प्लेयर यानी कि उभरते खिलाड़ी का खिताब मिला है साई सुदर्शन को जो कि गुजरात टाइटल के हैं। वैल्यूएबल प्लेयर मूल्यवान खिलाड़ी का खिताब सूर्य कुमार यादव को मिला है जो कि मुंबई इंडियंस के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। IPL अवार्ड अमाउंट जो है IPL विजेता को मिला है 20 करोड़ रुपए यानी कि $2.4 मिलियन, ठीक है। IPL उप विजेता को मिला है 13 करोड़ रुपए $1.5 मिलियन मिला है, ठीक है। देख लीजिए साई सुदर्शन को ऑरेंज कैप मिला है, प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप, और कुणाल पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मिला है। सूर्य कुमार यादव को वैल्यूएबल प्लेयर मिला है का खिताब मिला है। एशिया कप 2025 देखिए। फाइनल मैच 28 सितंबर 2025 को है। आयोजन हुआ था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम UAE में हुआ था और विजेता भारत रहा था। इसमें भारतीय टीम कप्तान जो है सूर्य कुमार यादव थे इसमें। यह भारत का 9वें क्रम का एशिया कप खिताब है ये, ठीक है। दुबई में आयोजित फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पराजित कर दिया है। एशिया कप सम्मान जो है प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल जो है तिलक वर्मा को मिला है। गेम चेंजर फाइनल जो है आपका शिवम दुबे को मिला है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा को मिला है जो कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रन इन्होंने बनाया था। वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि मूल्यवान खिलाड़ी का खिताब कुलदीप यादव को मिला है, सर्वाधिक विकेट उन्होंने लिया था। विवाद देख लीजिए हो गया था आपका एशियाई क्रिकेट परिषद ACC प्रमुख मोहसिन नकवी के हाथों भारतीय टीम द्वारा एशिया कप 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी व व्यक्तिगत पदक जो है लेने से इनकार कर दिया गया था, ठीक है। ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इसका आयोजन हुआ था 19 फरवरी से 9 मार्च के बीच में। मेजबानी की थी संयुक्त अरब अमीरात UAE और पाकिस्तान में इसकी मेजबानी हुई थी। फाइनल मैच जो हुआ था दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम UAE में हुआ था। 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, कुल 8 टीमों ने। विजेता जो है भारत रहा था। कप्तान थे रोहित शर्मा, उप कप्तान कौन थे? शुभमन गिल थे उप कप्तान, ठीक है। भारत ने फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को हरा करके यह खिताब जीता था। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था। भारत जो है 3 चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है, ठीक है।
और जो है वर्ष 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने सभी मैच जीतकर अपने ग्रुप ए में टॉप स्थान हासिल किया है। 19th रणजी ट्रॉफी 2024-25 देख लीजिए। 90 जो है रणजी ट्रॉफी आयोजन इसका हुआ था 11 अक्टूबर 2024 से 2 मार्च 2025 के बीच में, और विजेता जो है विदर्भ विजेता रही थी। ठीक है, यह विदर्भ का तीसरा रणजी खिताब है एवं विदर्भ टीम को यश राठौर ने 960 रन बनाए। विदर्भ टीम के यश राठौर ने कितने 960 रन बनाए, जो किसी खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए रन स्कोर में सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय खेल स्पर्धाएं देख लीजिए। 38वां नेशनल गेम्स उत्तराखंड, तो इसका आयोजन हुआ था 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच में। मेजबान उत्तराखंड ने मेजबानी की थी। शुभंकर इसका क्या था आपका, इसका शुभंकर मौली था, यानी कि मोनल पंक्षी इसका शुभंकर था। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या था, संकल्प से शिखर तक इसका आदर्श वाक्य था। शामिल नवीनतम खेल, नए खेल जो है इसमें योग व मलखम को शामिल किया गया था। और विषय क्या था, थीम इसकी थी हरित खेल। ठीक है, कुल खेल स्पर्धा कुल 35 खेल हुए थे इसमें। 38वें राष्ट्रीय खेल के प्रारंभ में योगासन व मलखम की प्रदर्शनता खेल के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन बाद में आधिकारिक घोषणा के तहत इन्हें पदक खेल की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। आगामी जो 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन मेघालय में होगा। कहाँ होगा, मेघालय में। 38वां का कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। अब 38वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में राज्यों की रैंकिंग देख लीजिए। पहले पर आपका रैंकिंग में स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रहा, मतलब सेना रही पहले पर। कुल 121 पदक मिले थे और रैंकिंग 4 थी। और टीम मध्य प्रदेश की टीम है, कुल आपका 82 पदक मिले थे, 82 सबसे अधिक। और महाराष्ट्र दूसरे पर रहा 201 पदक के साथ, और रैंकिंग 5वीं रैंकिंग रही महाराष्ट्र की, और कर्नाटक टीम के साथ हुआ था, और ये आपका 80 कुल 80 पदक मिले। देखिए इसको एक बार और ध्यान से इसको देखते हैं। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका राज्यों की रैंकिंग देख लीजिए। तो पहले रैंक पर रहा स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सेना, जो कि 121 पदक मिले थे। दूसरे पर महाराष्ट्र रहा था 201 पदक के साथ। हरियाणा तीसरे पर रहा 154 पदक के साथ। और चौथे रैंकिंग पर मध्य प्रदेश रहा 82 पदक के साथ। और 5वें पर कर्नाटक रहा 80 पदक के साथ। और आपका 25वें रैंक पर रहा छत्तीसगढ़ का 25वां रैंक था, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का 25वां रैंक था, कुल 16 पदक छत्तीसगढ़ को मिले थे। ध्यान से इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स किंग 2025 देख लीजिए। 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन हुआ था 4 मई से 15 मई 2025 के बीच में। कहाँ हुआ था, बिहार में इसका आयोजन हुआ था। शुभंकर क्या था, गजसिंह शुभंकर था, जो कि पौराणिक प्राणी शेर व हाथी का मिश्रण है ये। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग फिगर में यहाँ पर। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भारत के समस्त राज्य खेलों में से 5000 युवा जो है एथलीट ने 27 खेल स्पर्धा में एक प्रदर्शनात्मक खेल ई स्पोर्ट्स में भाग लिया था। महाराष्ट्र ने लगातार तीसरे वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी हासिल की। अब सातवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका राज्यों की रैंकिंग देख लीजिए। तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा, कुल महाराष्ट्र को मिले थे 158 पदक। ठीक है, दूसरे पर हरियाणा रहा 117 पदक के साथ। तीसरे पर राजस्थान रहा 60 पदक के साथ। चौथी रैंकिंग पर रहा आपका कर्नाटक रहा, चौथी रैंकिंग पर कुल 58 पदक कर्नाटक को मिले थे, 17 स्वर्ण पदक जिसमें की थे। और 5वें रैंकिंग पर दिल्ली रहा, 68 पदक कुल मिले थे, 16 स्वर्ण पदक थे। और 19वीं रैंकिंग पर रहा छत्तीसगढ़ की 19वीं रैंकिंग थी इसमें। ठीक है, छत्तीसगढ़ की 19वीं रैंकिंग थी और कुल 14 पदक मिले थे छत्तीसगढ़ को। ठीक है, जी में 3, एस में 1 और बी में 10, मतलब कुल आपका 14 पदक मिले थे। ठीक है, गोल्ड 3 था, सिल्वर 1 था, ब्रॉन्ज 10 था। ठीक है, कुल 14 छत्तीसगढ़ को मिले थे। 19वीं रैंकिंग थी, 19 रैंकिंग थी इसमें। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल देख लीजिए। तो वर्ष 2025 में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का 5वां संस्करण 2 चरण में आयोजित किया गया था। तो प्रथम चरण का आयोजन हुआ था 23 से 27 जनवरी 2025 के बीच में। कहाँ हुआ था, लद्दाख लेह में हुआ था आयोजन इसका। खेल स्पर्धा में आइस हॉकी व स्केटिंग खेल को शामिल किया गया था इसमें। ठीक है, और दूसरे चरण का आयोजन हुआ था 9 से 12 मार्च 2025 के बीच में। और आयोजन कहाँ हुआ था, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। और खेल स्पर्धा में अल्पाइन स्कीइंग, ये नॉर्डिक स्कीइंग, स्की पर्वतारोहण, स्नोबोर्डिंग को इसमें आपका शामिल किया गया था इस खेल स्पर्धा में। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स की पदक तालिका राज्यों की रैंकिंग देख लीजिए। पहले रैंक पर सेना थी, सेना की टीम थी, कुल 18 पदक जीते थे, जिसमें कि 7 जो है स्वर्ण पदक थे। दूसरे रैंक पर हिमाचल प्रदेश था, मतलब कुल 18 पदक जीते थे, 6 जो है स्वर्ण पदक थे जिसमें कि। और तीसरे रैंक पर लद्दाख था, कुल 7 पदक जीते थे लद्दाख ने। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 देख लीजिए। तो भारत का प्रथम खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव जो हुआ था
भारत का प्रथम था ये 21 से 23 अगस्त 2025 के बीच में। इसका आयोजन हुआ था श्रीनगर, भारत की प्रसिद्ध डल झील पर आयोजित किया गया था। इसका आयोजन हुआ था डल झील पर। शुभंकर था हिमालयन किंगफिशर जो था इसका शुभंकर था, ठीक है। और इसका आयोजन जो है जम्मू कश्मीर खेल परिषद और केंद्रीय युवा मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। और इसमें 6 खेल जैसे कि आपका रोइंग हो गया, कैनोइंग हो गया, कैकिंग हो गया, वाटर स्कीइंग हो गया, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट रेस, ये सब शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत आपका 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहली बार आयोजित इस खेल में भाग लिया था, जो एक ओपन आयु वर्ग प्रतियोगिता थी। पदक तालिका में रैंक देख लीजिए। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश रहा, कुल 18 पदक मिले थे। दूसरे पर उड़ीसा रहा, कुल 10 पदक मिले थे। तीसरे पर केरल रहा, कुल 7 पदक मिले थे। चौथे पर उत्तर प्रदेश रहा, कुल 3 पदक मिले थे। जम्मू और कश्मीर ने मेजबान के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया और 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में आपका 7वें स्थान पर रहा जम्मू कश्मीर, ठीक है। और सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG 2025 देख लीजिए। तो इसका आयोजन हुआ था 20 से 27 मार्च 2025 के बीच में। कहाँ, ये दूसरा संस्करण था। ये मेजबान राज्य कहाँ हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था। शुभंकर क्या था, लोगो इसका उज्ज्वला था, जो कि गरैया पक्षी है ये, ठीक है। और रैंकिंग देखा जाए तो पहले स्थान पर हरियाणा रहा था, कुल 104 पदक मिले थे। दूसरे पर तमिलनाडु 74 पदक के साथ। तीसरे पर उत्तर प्रदेश था 84 पदक के साथ। अब देखिए फिफ्थ 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपका 2025, तो इसका आयोजन हुआ था 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 के बीच में। तो और इसका मेजबान हुआ था राजस्थान में, इसका आयोजन हुआ था राजस्थान में। शुभंकर था ऊंट, ठीक है, खम्मा व घड़ी, ठीक है। इसका शुभंकर था खम्बा व घड़ी, ठीक है। और थीम सॉन्ग क्या था, पघारो महारे राजस्थान, जीतो सारा हिंदुस्तान, ये थीम सॉन्ग था। और पदक तालिका में पहले स्थान पर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय रहा, जिसको कि 67 कुल पदक मिले थे और गोल्ड इसमें 42 था। और दूसरे स्थान पर रहा लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय रहा, 78 कुल पदक मिले थे और गोल्ड 32 था इसमें। तीसरे स्थान पर गुरु नानक विश्वविद्यालय रहा, जिसको कि 72 कुल पदक मिले थे और गोल्ड, जिसमें 32 गोल्ड था इसमें। अब देखिए 25वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन हुआ था 25 अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच में। कहाँ इसका आयोजन हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। आयोजन हुआ था राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन महासंघ के द्वारा, CWF के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। भागीदार देश कौन था, 31 देशों ने हिस्सा, 31 देशों के 300 से अधिक भारोत्तोलकों ने भाग लिया था। पदक तालिका में स्थान जो है पहले स्थान पर रहा था भारत, ठीक है। दूसरे स्थान पर मलेशिया रहा, तीसरे पर नाइजीरिया रहा, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया रहा था, ठीक है। भारतीय प्रदर्शन पदक तालिका में प्रथम स्थान जो है आपका, कुल प्राप्त पदक जो है आपका 13 पदक मिले थे कुल आपका भारत को, ठीक है। गोल्ड था, जिसमें कि 4 गोल्ड था, सिल्वर 6 था और ब्रॉन्ज था 3 ब्रॉन्ज था, कुल 13 पदक मिले थे। 25वें राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में पुरुष व महिला दोनों वर्गों की टीम जो है ट्रॉफी भारतीय खिलाड़ियों द्वारा हासिल की गई थी, ठीक है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं का विवरण देख लीजिए। मीराबाई चानू जो कि महिला वर्ग में 48 किलोग्राम में इनको आपका स्वर्ण पदक मिला था, ठीक है। अजित नारायण को जो कि पुरुष वर्ग में 71 किलोग्राम में स्वर्ण पदक मिला था। अजय बाबू वल्लूरी को पुरुष वर्ग में 79 किलोग्राम के लिए स्वर्ण पदक मिला था। ऋषिकांत सिंह को पुरुष वर्ग में 60 किलोग्राम के लिए स्वर्ण पदक मिला था। शतरंज देख लीजिए, फाइड वोमेन्स वर्ल्ड कप 2025, इसका आयोजन हुआ था 5 से 29 जुलाई 2025 के बीच में। आयोजन कहाँ हुआ था, बटुमी जॉर्जिया में। विजेता थी दिव्या देशमुख, जो है विजेता बनी थी। देखिए यह पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने फाइड वोमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का खिताब हासिल किया है, ठीक है। और इन्होंने यह खिताब जो है भारतीय खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हरा करके यह खिताब इन्होंने जीता है। और ये सबसे कम उम्र की ये चैंपियन बन गई। इनका एज है 19 वर्ष, ठीक है। और यह स्पर्धा जीतने के साथ ही भारत की ये 88 क्रम ग्रैंड मास्टर घोषित की गई, 88वीं क्रम की। अब देखिए फाइड शतरंज विश्व कप चैंपियनशिप 2025, तो इसका आयोजन हुआ था 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 के बीच में। भारत में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ, भारत में। स्पर्धा स्थल जो है आपका रिजॉर्ट रियो अरपोरा गोवा, ठीक है। भारत में यह शतरंज स्पर्धा जो है 23 वर्षों के पश्चात आयोजित की गई है। 23 वर्षों के बाद आयोजन किया गया इसका। इस स्पर्धा में 82 देशों के 206 खिलाड़ी ने भाग लिया था। 82 देशों के। टूर्नामेंट का प्रारूप जो था 8 राउंड के नॉकआउट प्रारूप होगा, जिसमें प्रत्येक मुकाबले में 2 शास्त्रीय खेल शामिल होंगे। यदि मुकाबला बराबरी मतलब टाई ब्रेक का होगा तो तीसरे दिन आपका रैपिड बिल्च खेल खेले जाएंगे।
टॉप जो 3 खिलाड़ी 2026 कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे, टॉप 3 खिलाड़ी इसमें। फीडे विश्व कप 2025 की कुल पुरस्कार राशि $2 मिलियन है, ठीक है। और टूर्नामेंट की ट्रॉफी जो है विश्वनाथ आनंद ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी का नाम है आपका। फीडे विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। फीडे वर्ल्ड कप विनर जो बने हैं, कौन बने हैं आपका? जवोखिर सिंदारोज बने हैं। ये जो उज्बेकिस्तान के हैं, ये 19 वर्ष इनकी आयु है। इन्होंने 2025 का फीडे चैंपियनशिप खिताब जीता है और इन्होंने टाई ब्रेक में चीन के वई बी को पराजित किया है। भारत में शतरंज आयोजन जो है 2013 में फाइड वर्ल्ड कप चेस चैंपियनशिप का 2013 में आयोजन हुआ था भारत में, और 2022 में पुणे में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। और 2013 में चेन्नई में हुआ था और 2022 में पुणे में इसका आयोजन हुआ था। फीडे 43 वर्ल्ड चेस ओलंपियाड हुआ था ये, ठीक है, 2022 वाला। फाइड शतरंज विश्व कप 2024 का आयोजन जो सिंगापुर में हुआ था, विजेता बने थे डी गुगेस, इसके विजेता बने थे। भारत के 18 वर्षीय जो है डी गुगेस ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप में अंतिम मुकाबले में चीन के डिंग लीरेन को हराकर यह खिताब हासिल किया था और ये शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनने का इन्हें गौरव हासिल हुआ था। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ियों ने विश्वनाथन आनंद वर्ष 2012 में पहली बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया था। नोट देख लीजिए, अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा विश्व शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के युवा ग्रैंड मास्टर हैं। फाइड विश्व शतरंज जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 देखा जाए तो इसका आयोजन हुआ है आपका 26 फरवरी से 7 मार्च 2025 के बीच में। आयोजन कहाँ हुआ था? पेट्रोवेक मोंटेनेग्रो में इसका आयोजन हुआ है। शतरंज का सूरमा देख लीजिए, सर्वज्ञ सिंह जो है आपका विश्व के सबसे कम आयु के आपके फीडे की आधिकारिक रेटिंग प्राप्त खिलाड़ी हैं ये, और ये विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने का इन्होंने गौरव हासिल किया। ये खिताब जीता है सबसे कम उम्र में। मध्य प्रदेश के इस शतरंज खिलाड़ी, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, यह गौरव जो है 3 वर्ष 7 माह 20 दिन की आयु में हासिल किया है। मात्र 3 वर्ष 7 माह 20 दिन की आयु इनकी एज है। सर्वज्ञ सिंह को 1572 स्कोर की रैपिड रेटिंग मिली, जो अनिवार्य 1400 स्कोर से अधिक है, ठीक है। देख सकते हैं कितनी छोटी उम्र में इन्होंने यह खिताब जीता। भारतीय विजेता जो है फीडे विश्व जूनियर शतरंज में पुरुष वर्ग में प्रणव वेंकटेश जो कि भारत के हैं। यह फाइड विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले 7वें क्रम के भारतीय हैं ये। इन्होंने स्लोवेनिया के मैटिक लावरेंसिक के विरुद्ध अपने अंतिम मैच में ड्रॉ होने के बाद यह खिताब हासिल किया है। और ये जो चैंपियनशिप होती है इसमें 20 वर्ष से कम आयु के शतरंज खिलाड़ी जो हैं हिस्सा लेते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर 2025 में कौन कौन बने हैं तो देख लीजिए, ये आपका 86 जो बने हैं LR श्रीहरि बने हैं, 87 आपका हरिकृष्णन एरा हैं, और 88 जो बनी है दिव्या देशमुख बनी हैं, और 89 जो ग्रैंड मास्टर बने हैं S रोहित कृष्णा बने हैं, और 90 जो बने हैं आपका इलम पर्थी बने हैं, ठीक है। और 91 जो बने हैं वो बने हैं राहुल VS बने हैं। ये नवंबर 2025 में घोषित हुए हैं अभी हाल फिलहाल, ठीक है। और ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज संगठन फीडे द्वारा आपका शतरंज खिलाड़ी को दी जाने वाली उपाधि कौन सी है? ये खिलाड़ी की येलो रेटिंग जो है 2500 या उससे अधिक हो, उसको येलो रेटिंग दी जाती है खिलाड़ी को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 3 बार ग्रैंड मास्टर स्तर का प्रदर्शन करना होता है इसके लिए। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर जो है विश्वनाथन आनंद जो है 1988 में हुए थे। अब कबड्डी देख लीजिए, महिला विश्व कप कबड्डी 2025, तो IKF स्टैंडर्ड स्टाइल वर्ल्ड कप, इसका आयोजन हुआ था 17 से 24 नवंबर 2025 के बीच में। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश ढाका में हुआ था, ढाका बांग्लादेश में। विजेता जो है भारत विजेता रहा था। भारतीय टीम कप्तान आपका रितु नेगी और उप कप्तान जो है था पुष्पर राणा। और इस फाइनल मैच में भारतीय महिला टीम ने चीनी ताइपे को 35-28 के अंतराल से हराया था और भारत का लगातार दूसरा महिला विश्व कप खिताब है ये कबड्डी वाला, ठीक है। इससे पहले जो है 2012 पटना में आयोजित इस विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने जीता था। पटना में इसका आयोजन हुआ था 2012 में, ठीक है। नोट देख लीजिए, पूर्व में महिला विश्व कप कबड्डी जो है आपका जून 2025 में बिहार के राजगीर में आयोजन होना इसका निर्धारण था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के द्वारा कुछ कारणों से इस टूर्नामेंट को ढाका बांग्लादेश में आयोजन किया गया इसका, ठीक है। अब ये पूछेगा कहाँ प्रस्तावित था आयोजन होना, तो बिहार में बताइएगा। अगर पूछ लेगा आयोजन हुआ कहाँ, तो ये ढाका बांग्लादेश में हुआ, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संजू देवी जो कि निवासी हैं
केराकछार ग्राम कोरबा जिला की। और इस महिला विश्व कप में छत्तीसगढ़ की बेटी संजू देवी महिला टीम में शामिल थी, ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने फाइनल मैच में शानदार प्रदर्शन के आधार पर मूल्यवान खिलाड़ी व टूर्नामेंट का स्टैंड आउट परफॉर्मर इन्हें घोषित किया गया था, सबसे वैल्यूबल प्लेयर का सम्मान इनको दिया गया था, ठीक है। और मार्च 2025 में संजू देवी ने ईरान में आयोजित 8वीं महिला एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया था उस समय। और इस स्पर्धा के बाद जो है आपका संजू देवी का चयन जो है महिला विश्व कप के लिए हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। छठा महिला एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन जो हुआ था 6 से 8 मार्च 2025 में हुआ था। कहाँ हुआ था आयोजन? तेहरान, ईरान के तेहरान में हुआ था। कुल भागीदारी टीम, कुल 7 टीमों ने हिस्सा लिया था। भारत विजेता रही थी। भारतीय कप्तान आपका सोनाली शिंगटे थी इसमें, ठीक है। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर अपना 5वां क्रम का एशियाई खिताब जीता है। ये भारतीय टीम ने फाइनल में मेजबान टीम ईरान को 32-25 से हराया है। यह तीसरा अवसर है जब ईरान को एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी प्रदान की गई है। सेकंड कबड्डी विश्व कप 2025, इसका दूसरा संस्करण है। ये आयोजन हुआ था, आयोजक जो है अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ द्वारा आयोजन किया गया, IKF के द्वारा, ठीक है। और कब हुआ आयोजन? 17 से 23 मार्च 2025 के बीच में। मेजबान देश इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। और इस विश्व कप में भारतीय पुरुष व महिला दोनों टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को हरा करके कबड्डी विश्व कप की दोनों श्रेणियों का खिताब हासिल किया है। और इससे पहले 2019 मलेशिया में जो आयोजन हुआ था, इस विश्व कप के प्रथम संस्करण में भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा पुरुष व महिला दोनों वर्गों को खिताब हासिल किया था। 2019 वाले में भी मलेशिया में हुआ था उसका आयोजन। पुरुष कबड्डी विश्व कप देखा जाए तो भागीदार 9 देशों ने भागीदार किया था, 9 टीमों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। विजेता इसमें भारत रही थी। भारतीय कप्तान आपका मंथीराम अरुमुंग थे, ठीक है। और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को 44-41 अंकों के अंतराल से पराजित किया था, ठीक है। महिला कबड्डी विश्व कप देखिए तो 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। विजेता भारत बनी थी इसमें। भारतीय कप्तान जो शिल्पा भारती इसमें कप्तान थी। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को 57-34 अंकों से अंतराल से पराजित किया था, हराया। अब देखिए प्रथम संस्करण खो खो विश्व कप का, इसका आयोजन हुआ था आपका 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच में। भारत में आयोजन हुआ था। कहाँ? भारत में। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। और शुभंकर इसका क्या था? तेजस व तारा इसका जो है शुभंकर था आपका खो खो विश्व कप का, प्रथम खो खो विश्व कप था ये, ठीक है। अब देख लीजिए चार्ट देख लीजिए। पुरुष वर्ग में दोस्तों 20 टीमों ने हिस्सा लिया था और भारतीय टीम इसमें विजेता रही थी। और फाइनल में किसको हराया था? नेपाल को 54-36 स्कोर से हराया था। और भारतीय टीम के कप्तान उस समय प्रतीक वायकर थे, ठीक है। और महिला वर्ग में देखिए तो 19 टीमों ने हिस्सा लिया था। इसमें भारतीय टीम जो है जीती थी इसमें भी, महिला वर्ग में भी, और नेपाल को हराया था 78-40 स्कोर से। और भारतीय कप्तान कौन थी महिला वर्ग में? प्रियंका इगले थी, ठीक है। अब देखा जाए तो प्राचीन भारतीय खेल खो खो से समृद्ध आधुनिक प्रतियोगिता जो पहली बार हुई थी 1914 में पुणे दक्कन जिमखाना क्लब में आयोजित हुई थी 1914 में, ठीक है। अब देखिए एथलेटिक्स के बारे में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन हुआ था 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच में। कहाँ आयोजन हुआ था? भारत में इसका आयोजन हुआ था। और जो कहाँ हुआ था भारत में? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में हुआ था। कुल पदक स्पर्धा जो है 186 कुल पदक। शुभंकर क्या था? विराज था शुभंकर जी, युवा हाथी। विराज मतलब युवा हाथी, शुभंकर था, ठीक है। भारत को प्राप्त कुल कितने पदक भारत ने जीते थे? कुल 22 पदक भारत ने जीते थे, जिसमें कि 6 गोल्ड था, 9 सिल्वर था और 7 ब्रॉन्ज था। भारत का पदक तालिका में स्थान 10वां स्थान था इसमें, ठीक है। और इस पैरा एथलेटिक स्पर्धा का आयोजन भारत में पहली बार किया गया। विश्व पैरा एथलेटिक जो है 2025 भारत में अब तक का सबसे बड़ा पैरा गेम्स आयोजन रहा है, ठीक है। देखिए इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर ब्राजील रहा था, दूसरे पर चीन रहा, तीसरे पर ईरान रहा, भारत का 10वां स्थान था। भारत के स्वर्ण पदक विजेता आपका 6 पैरा एथलीट देख लीजिए। कौन कौन थे 6 पैरा एथलीट? निषाद कुमार जो कि पुरुष ऊंची कूद में T47 में, ये आपका सिमरन शर्मा जो कि महिला वर्ग में आपका 100 मीटर दौड़ में T12 में, शैलेश कुमार जो है पुरुष ऊंची कूद में T63 में, ये संदीप संजय सागर जो कि पुरुष भाला फेंक में F44 वर्ग में, ठीक है। और रिंकू हुड्डा जो है आपका पुरुष भाला फेंक में F46 वर्ग में, और सुमित आंतिल जो है आपका पुरुष भाला फेंक में F64 वर्ग में। इन 6 लोगों ने पैरा एथलीट में स्वर्ण पदक विजेता है ये।
नोट देख लीजिए, 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो है टोक्यो जापान में भारत का पदक जो है तालिका में कोई भी स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि भारत की ओर से कोई भी पदक हासिल नहीं किए गए। थर्ड एशियन युवा खेल 2025, इसका आयोजन हुआ था 22 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच में। कहाँ हुआ था आयोजन? मनामा, बहरीन में हुआ था आयोजन। शुभंकर क्या था? शहाब शुभंकर था, जो कि अरब ओरिक से ही है, ठीक है। पदक तालिका में पहले स्थान पर चीन रहा, दूसरे पर उज्बेकिस्तान, तीसरे पर कजाकिस्तान रहा था। और जो चौथा जो आगामी एशियन युवा खेल है 2029 में उज्बेकिस्तान में होगा। कहाँ? उज्बेकिस्तान में होगा। और भारत का प्रदर्शन देख लीजिए एशियाई युवा खेल 2025 में, पदक तालिका में 6वां स्थान पर भारत रहा था, ठीक है। कुल पदक 48 पदक भारत को मिले थे, जिसमें कि गोल्ड 13 था, सिल्वर 8 था, ब्रॉन्ज 17 था। ये देखिए, गोल्ड 13 था, सिल्वर कितना था? सिल्वर 18 था, ठीक है। सिल्वर 18 था, ब्रॉन्ज 17 था। एशियाई युवा खेलों में सर्वाधिक 26 पदक जो है भारतीय महिलाओं ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में प्राप्त किया था। एशियाई युवा खेलों में सबसे ज़्यादा 26 पदक जो है कि भारतीयों ने जीते थे। 26 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन 27 से 31 मई 2025 के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था इसका आयोजन? दक्षिण कोरिया के गुमी में इसका आयोजन हुआ था। पदक तालिका में पहले स्थान पर चीन रहा, दूसरे पर भारत दूसरे स्थान पर रहा था इसमें, ठीक है। तीसरे पर जापान रहा था। भारत के कुल पदक 24 पदक थे, जिसमें कि 8 गोल्ड मिले थे भारत को, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। चर्चित खिलाड़ी जो है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के देखा जाए, गुलबीर सिंह विश्व एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण पदक का नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। इन्होंने पुरुषों की 10,000 मीटर व 5,000 मीटर ट्रैक स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अनिमेश कुजूर की बात करें तो छत्तीसगढ़ के ये रहने वाले हैं। अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर कांस्य पदक हासिल किया था। इन्होंने, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इन्होंने 200 मीटर की दौड़ में 20.32 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने 200 मीटर 20.32 सेकंड में इन्होंने दौड़ा था। अब देखिए, भारतीय स्वर्ण पदक विजेता 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुलबीर सिंह, जो कि पुरुषों के वर्ग में 10,000 एवं 5,000 मीटर दौड़ में 2 गोल्ड जीता था इन्होंने। और ज्योति यारा जी जो है आपका महिला वर्ग में 100 मीटर बाघा दौड़ में 1 गोल्ड जीता था। संतोष कुमार रूपल ने और विशाल सुबह ने आपका मिश्रित में 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में 1 गोल्ड जीता था। और जिसना रूपल और कुंजा ने महिला में आपका 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में 1 गोल्ड जीता था। अविनाश साबले ने पुरुष वर्ग में 3,000 मीटर दौड़ आपका स्टीपल चेज स्पर्धा में 1 गोल्ड जीता था। पूजा सिंह ने महिला वर्ग में ऊंची कूद के लिए 1 गोल्ड मिला था इनको। नंदिनी आगासरंग को आपका हेप्टाथलॉन में 1 गोल्ड मिला था इनको। नीरज चोपड़ा के बारे में देखिए, ओलंपिक भाला फेंक जो कि चैंपियन है नीरज चोपड़ा, उनको नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई। 22 अक्टूबर 2025 को आयोजन हुआ था इस समारोह का, ठीक है। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी उपस्थित। देखिए, नीरज चोपड़ा को कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? पुरस्कारों की श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार 2018 में मिला है, खेल रत्न 2021 में मिला है, परम विशिष्ट सेवा पदक जो मिला है 2022 में, और टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक एवं पद्मश्री 2022 में इनको प्राप्त हुआ है नीरज चोपड़ा को, याद रखिएगा। अब कुश्ती के बारे में देख लीजिए, U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन हुआ था 17 से 24 अगस्त 2025 के बीच में। कहाँ हुआ था? समोक्रोब बुल्गारिया में इसका आयोजन हुआ था। भारत के कुल कितने पदक? भारत ने कुल 9 पदक भारत ने जीते थे, जिसमें कि 2 गोल्ड थे, 4 सिल्वर, 3 ब्रोंज। भारतीय महिला फ्री स्टाइल टीम ने 140 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था इसमें। भारत के स्वर्ण पदक विजेता U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 देखा जाए, ये तपस्या गहलावत जो कि महिला फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम में इन्होंने जीता था। काजल जो कि महिला फ्री स्टाइल में इन्होंने 72 किलोग्राम में जीता था स्वर्ण पदक। भारत के रजत पदक विजेता U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 तो सृष्टि जो कि महिला फ्री स्टाइल में 86 किलोग्राम में इन्होंने जीता था, और प्रिया मलिक महिला फ्री स्टाइल में 76 किलोग्राम में इन्होंने जीता। रीना जो कि महिला फ्री स्टाइल में इन्होंने 55 किलोग्राम में जीता था। सुमित मलिक और जिन्होंने कि ये पुरुष फ्री स्टाइल में 57 किलोग्राम में रजत पदक इन्होंने जीता था इन लोगों ने। U23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 देख लीजिए। अंडर 17 की बात करें तो इसका आयोजन हुआ था 23 से 26 जून 2025 के बीच में। कहाँ हुआ था आयोजन? ब्रूमताओ वियतनाम में हुआ था। भारत ने कुल 18 पदक जीते थे, जिसमें कि 8 गोल्ड, 4 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। और U23 यानी कि अंडर 23 का आयोजन हुआ था 18 से 21 जून 2025 के बीच में। कहाँ हुआ था?
आपका बुक्ताओ वियतनाम में हुआ था। भारत के कुल पदक 17 पदक भारत ने इसमें कुल जीते थे। गोल्ड 10 था, सिल्वर 6 था, ब्रोंज कितना था? ब्रोंज 1 था। ठीक है। भारतीय को प्राप्त टीम खिताब, टीम टाइटल जीते थे देखा जाए तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप वियतनाम में भारत ने U17 एवं U23 में कुल 35 पदक हासिल किए थे। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप वियतनाम में भारतीय पहलवानों ने 3 टीम खिताब हासिल किए थे। ठीक है। पुरुषों और महिलाओं ने आपका U23 चैंपियनशिप में संयुक्त रूप से 2 खिताब जीता था और महिलाओं ने U17 टीम टाइटल में 1 खिताब जीता था। महिलाओं का U23 में प्रदर्शन देखा जाए तो कुल 10 पदक महिलाओं ने जीते थे, जिसमें कि 4 गोल्ड थे, 5 सिल्वर, 1 ब्रोंज। महिलाओं का U17 में प्रदर्शन देखे तो कुल 10 पदक थे, 5 गोल्ड था, 3 सिल्वर, 2 ब्रोंज था। पुरुषों का U23 में प्रदर्शन देखे तो कुल 7 पदक थे, जिसमें कि 6 गोल्ड था, 1 सिल्वर था। पुरुषों का U17 में प्रदर्शन कुल 8 पदक थे, जिसमें कि 3 गोल्ड था, 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज था। अब हॉकी के बारे में देखिए, ये जूनियर विश्व कप 2025 जूनियर विश्व कप 2025 हॉकी का देखें। FIH 14th पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 इसका आयोजन हुआ था 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 के बीच में। कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। 24 टीमों ने हिस्सा लिया था। विजेता जर्मनी विजेता रही थी। जर्मनी ने रिकॉर्ड 8वीं बार जूनियर विश्व कप हासिल किया है। फाइनल मैच में जर्मनी की टीम ने स्पेन को 3-2 से हराया था। भारत का प्रदर्शन क्या रहा था? पुरुष जूनियर विश्व कप हॉकी विश्व कप में स्थान 3रा था भारत का। ठीक है। भारत ने अर्जेंटीना को 4-2 से पराजित करके कांस्य पदक हासिल किया था। भारत ने कांस्य पदक मिला था भारत को। जूनियर विश्व कप हॉकी में भारत द्वारा अब तक कुल 4 पदक हासिल किए हैं। 2001 व 2016 विश्व कप में स्वर्ण पदक मिला था भारत को। 1997 विश्व कप में रजत पदक, 2025 विश्व कप में कांस्य पदक मिला है भारत को। ठीक है। FIH 11th महिला जूनियर विश्व कप 2025 इसका आयोजन 1 से 13 दिसंबर 2025 के बीच में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था? सेंटियागो, चिली में हुआ था। कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया था। विजेता नीदरलैंड बनी थी। फाइनल मैच में नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया था, यह खिताब जीता। और भारत का प्रदर्शन क्या रहा था इसमें? महिला जूनियर विश्व कप हॉकी में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला जूनियर विश्व कप 2025 में 10वां स्थान हासिल किया है। एशिया कप हॉकी 2025 देख लीजिए। 12वां पुरुष एशिया कप 2025 इसका आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 के बीच में हुआ। कहाँ हुआ? बिहार के राजगीर में। शुभंकर था चांद, जो कि राष्ट्रीय पशु बाघ से प्रेरित है। ये कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। विजेता भारत विजेता बनी थी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह थी। भारत ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। भारत ने चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप जीता। 12वां महिला एशिया कप 2025 देख लीजिए। तो आयोजन हुआ था 5 से 14 सितंबर 2025 के बीच में। कहाँ हुआ था? हांगलो, चीन के हांगजो में। ठीक है। कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। विजेता चीन हुआ था विजेता, उप विजेता भारत बना था और भारतीय कप्तान जो है सलीमा टेटे थी। और फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम को चाइना द्वारा 4-1 से पराजित किया गया। अब अन्य खेल देख लीजिए। लॉन टेनिस की बात करें हम लोग तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 देखिए। यह वर्ष की प्रथम ग्रैंड स्लैम स्पर्धा है दोस्तों ये। और पुरुष एकल जो है आपका जैनिक सिनर इटली के हैं और महिला एकल का खिताब आपका मेडिसन क्रीज ने जीता है, अमेरिका की जो कि है। अमेरिका की मेडिसन क्रीज का यह प्रथम ग्रैंड स्लैम खिताब है ये। फ्रेंच ओपन 2025 देखा जाए तो इसका आयोजन जो है क्ले कोर्ट में इसका आयोजन हुआ था। द्वितीय ग्रैंड स्लैम स्पर्धा है। पुरुष एकल का खिताब आपका कार्लोस अल्काराज ने जीता है, जो कि स्पेन के हैं। महिला एकल का खिताब जीता है कोको गाफ ने जीता है, जो कि अमेरिका के हैं। नोट देख लीजिए, कोको गाफ का प्रथम फ्रेंच ओपन खिताब है ये। विंबलडन 2025 देखा जाए तो नेचुरल ग्रास में आयोजित आपका 3रे क्रम की ग्रैंड स्लैम स्पर्धा है। ये 3रा क्रम है इसका। आपका पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता, जो कि इटली के। महिला एकल का खिताब ईगा स्वियाटेक ने जीता, जो कि पोलैंड की। नोट देख लीजिए, जैनिक सिनर जो है आपका विंबलडन खिताब पुरुष एकल जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी हैं। आपका US ओपन 2025 देखा जाए तो हार्डकोर्ट में आयोजित आपका अंतिम ग्रैंड स्लैम स्पर्धा है ये। आपका पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता, जो कि स्पेन के। महिला एकल का खिताब आपका आर्यना सबालेंका ने जीता, जो कि बेलारूस के हैं ये। नोट देख लीजिए, कार्लोस अल्काराज ने अपना दूसरा US ओपन व 8वां ग्रैंड स्लैम खिताब इस वर्ष हासिल किया है। ठीक है। अब फुटबॉल की बात करें हम लोग तो 7th सैफ U19 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 फाइनल मैच जो हुआ है 9 से 18 मई 2025 के बीच में हुआ था। इसका आयोजन हुआ था अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में। इसका आयोजन हुआ। विजेता भारत बनी थी इसमें। भारत ने फाइनल मैच बांग्लादेश को आपका 4-3 से बांग्लादेश को हराकर यह खिताब जीता था। भारत ने चौथी बार सैफ U19 का खिताब हासिल किया है, चौथी बार। ठीक है। अब देखिए, सैफ
17 फुटबॉल टूर्नामेंट 2025। तो फाइनल मैच जो हुआ था 27 सितंबर 2025 को हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। विजेता भारत बनी थी। इसमें भारत ने फाइनल मैच बांग्लादेश को 4-1 से हराकर खिताब जीता। बैडमिंटन का देखा जाए तो BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025, तो इसका आयोजन 6 से 19 अक्टूबर 2025 के बीच में, तो कहाँ हुआ? असम गुवाहाटी में इसका आयोजन हुआ था। तो 2025 विश्व जूनियर बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी ने कुल 2 पदक हासिल किए हैं, जिसमें व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक एवं मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक भारत को प्राप्त हुआ है। तानवी शर्मा जो है आपका विश्व जूनियर बैडमिंटन में भारत की तानवी शर्मा ने महिला एकल मतलब व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। नोट देख लीजिए, यह टूर्नामेंट भारत में दूसरी बार आयोजित किया गया। इससे पहले आपका 2008 में पुणे में विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ? और 2008 में पुणे में हुआ था। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025, इसका आयोजन हुआ था 18 से 23 नवंबर 2025 के बीच में। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। भारत की उपलब्धि क्या थी इसमें? लक्ष्य सेन जो कि पुरुष एकल विजेता का खिताब इन्होंने जीता था। लक्ष्य सेन ने दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन सुपर 5000 के पुरुष एकल फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन ने जापान के यूसी तनाका को हराया था और अपने करियर का 6वां वर्ल्ड टूर खिताब हासिल किया इन्होंने। बॉक्सिंग की बात करें तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ था 4 से 14 सितंबर 2025 के बीच में। कहाँ हुआ था? लिवरपूल इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। आयोजक जो है आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजन किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 2023 में। ठीक है। भारत का प्रदर्शन क्या रहा? भारत ने कुल 4 पदक जीते थे, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? आपका मीनाक्षी हुडा थी, जो कि महिला 48 किलोग्राम भार वर्ग में विजेता थी। आपका जैस्मिन लैम्बुरिया जो कि महिला 57 किलोग्राम भार वर्ग में विजेता थी। ये दोनों स्वर्ण पदक विजेता थी। अब देखिए चर्चित खिलाड़ी देख लीजिए। चर्चित खिलाड़ी में देखें तो मोहसिन नकवी जो है एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC के नए अध्यक्ष बने। वर्तमान में यह पाकिस्तान के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि PCCB अध्यक्ष का पदभार संभाले हुए हैं। एशिया विश्व कप ट्रॉफी विवाद जो है आपका, भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के पश्चात भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों जो है ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इस विवाद के दौरान नकवी एशिया कप ट्रॉफी को लेकर मैदान से बाहर चले गए। अक्टूबर 2025 में नकवी द्वारा अपनी इस हरकत के लिए BCCI से माफी मांगी है, परंतु एशिया कप ट्रॉफी को वापस देने से इनकार कर दिया। मनीषा भानवाला की बात करें तो 21वें सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है दोस्तों। और मार्च 2025 में उस्मान जॉर्डन में आयोजित इस स्पर्धा में भारत ने कुल 10 पदक जीते थे, जिसमें कि 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हासिल करके 7वें स्थान पर रहा था भारत। त्रिशा जाली व गायत्री गोपीचंद के बारे में बात करें तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में भारत की त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद ने महिला युगल विजेता घोषित की गई हैं। प्रागिनिका बागा लक्ष्मी जो है भारत की 7 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी प्रागिनिका ने फिडे विश्व स्कूल शतरंज चैंपियनशिप में U7 वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया इन्होंने दोस्तों। यह स्पर्धा मार्च 2025 में सर्बिया के ब्रंज का बांजा में आयोजित हुई थी। आर वैशाली के बारे में देखिए तो भारत की शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने फिडे वोमेंस ग्रैंड स्विस 2025 टूर्नामेंट में लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। यह शतरंज स्पर्धा 25 अगस्त से 6 सितंबर 2025 में सरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई थी। अभिनव बिंद्रा के बारे में देखें जाए तो भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज जो है ओलंपियन अभिनव बिंद्रा को शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 के लिए मशाल वाहक के रूप में चयनित हुए हैं। इनका चयन किया गया है। शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है 6 से 22 फरवरी 2026 के मध्य जो है मिलान व कार्टिना डी एम्पेजो शहर इटली में आयोजन होगा। रोजर फेडरर के बारे में देखें तो पूर्व महान टेनिस खिलाड़ी जो हैं और 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोजर फेडरर को अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में चुना गया है। इनको फेडरर ने कैरियर में 103 टूर स्तरीय खिताब, 20 ग्रैंड स्लैम और 28 ATP मास्टर 1000 खिताब जीते हैं। आगामी खेल का आयोजन देख लीजिए। कॉमनवेल्थ गेम 2025 ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन जो है भारत में होगा। ठीक है। कहाँ होगा? अहमदाबाद गुजरात में होगा भारत में। भारत को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के शताब्दी संस्करण 100वें वर्ष की मेजबानी सौंपी गई है। ठीक है। इससे पहले आपका वर्ष 2010 में 19वां कॉमनवेल्थ गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 2010 में। ठीक है। 19वां था। यह ओलंपिक खेल के पश्चात विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट्स आयोजन है जो 71 देशों के खिलाड़ियों को एक नया मंच प्रदान करता है। एक मंच प्रदान कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन इन खेलों का संचालन व नियंत्रण करता है। ठीक है।
और कॉमनवेल्थ गेम्स CWG का इतिहास क्या है। सर्वप्रथम 1930 में हैमिल्टन कनाडा में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से प्रारंभ हुआ था 1930 में। वर्ष 1954 इस पर स्पर्धा का नामकरण ब्रिटिश एम्पायर व कॉमनवेल्थ गेम्स किया गया। वर्ष 1978 में यह कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से स्थापित हुआ था। ये दोस्तों अगर हम बात करें विश्व पुलिस व अग्निशमन खेल WPFG के बारे में, इसका आयोजन 2029 में होगा। कहाँ होगा? भारत, गुजरात में होगा इसका आयोजन। इस खेल स्पर्धा में 70 देश के 10,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय व गुजरात सरकार के सहयोग से इस विश्व स्तरीय स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। ओलंपिक ग्रीष्मकालीन स्पर्धा देख लीजिए, तो 33वां ग्रीष्मकालीन 2024 वाला आयोजन जो है पेरिस फ्रांस में हुआ था। 34वां ग्रीष्मकालीन जो है 2028 में होगा। ये कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा इसका आयोजन। और 35वां जो ग्रीष्मकालीन 2032 में आयोजन होगा, ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा इसका आयोजन। 36वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2036 जो है भारतीय ओलंपिक समिति द्वारा 36वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी हेतु दावा दायर किया गया। महत्वपूर्ण कॉमनवेल्थ आयोजन जो है 2010 में नई दिल्ली में हुआ था। भारत का जो है पदक तालिका में दूसरा स्थान था 2010 वाले में। 2022 में बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड में जो कि पड़ता है। भारत का पदक तालिका में चौथा स्थान था, ठीक है। और 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, ठीक है। आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स का 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 देखें तो इसका आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 के बीच में होगा। मेजबान जो है भारत और श्रीलंका में इसका आयोजन होगा। फाइनल मैच का आयोजन होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को इस खेल आयोजन में टूर्नामेंट एम्बेसडर घोषित किया गया है। भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को। फीफा मेंस वर्ल्ड कप फुटबॉल देख लीजिए, तो 23वां फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन जो है अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, मतलब 3 देश में इसका आयोजन होगा। 24वां फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन जो है आपका स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को, इसका भी 3 देश में आयोजन होगा। और 25वां फीफा विश्व कप 2034 का आयोजन सऊदी अरब में होगा। दोस्तों इसी के साथ ही ये पूरी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।